नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज सबसे पहले बात होगी राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की। बड़ी खबर आपको दे दूं, चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। लखनऊ मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने एसआईटी के दूसरे सदस्यों के साथ जाकर गृह सचिव संजय प्रसाद को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है। आपको बता दें कि ये केवल शुरुआती रिपोर्ट है, जांच अभी जारी है और एसआईटी को सरकार ने 15 दिन का समय दिया है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, राम मंदिर पर यह गोपनीय रिपोर्ट है। किसने चंदा चोरी की, कौन उसका माध्यम था, कहां पर जाकर ये इन्वेस्ट किया गया और उसके बाद कौन कौन इस पूरे गोरख धंधे में शामिल था, ये सारी बातें इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में हैं। और जब ये रिपोर्ट सौंपी गई उस वक्त ये तस्वीर आपके सामने है। संजय प्रसाद को ये रिपोर्ट सौंपते हुए तस्वीर आपके सामने है। हमारे दो सहयोगी पवन नारा इस वक्त अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं, रुचि कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो रुचि, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी गई है, उम्मीद ये की जा रही है कि अब तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी मीनाक्षी उम्मीद करना थोड़ी जल्दी होगी, क्योंकि एसआईटी का ये जो बात हुई है हमारी, अभी तो ये बहुत शुरुआती उनकी रिपोर्ट है कि शुरुआती चीज़ें जो उन्होंने पाई या जितना उन्होंने करीब 150 लोगों से बयान लिया 60 घंटे जांच की अंदर मंदिर में, तो वो सब चीज़ तो अभी इस रिपोर्ट में लिख भी नहीं पाए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एसआईटी अभी फिर से अयोध्या जाएगी और जांच पड़ताल करेगी। लेकिन हमारे जो सोर्स हमें बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में कोई ज़्यादा जोर इस बात पर है कि जो वहाँ पर सिस्टम है, जिस तरह से दान पात्र में दान आता है, फिर दान पात्र से पैसा निकलता है, कैश काउंटिंग सेंटर में जाता है, वहाँ जिस तरह से काउंटिंग होती है उसमें स्टेट बैंक के भी लोग लगते हैं, कुछ आउटसोर्स कर्मचारी लगते हैं, कुछ ट्रस्ट के लोग रखते हैं। फिर उसके बाद वो गड्डियाँ बनती हैं, उसको बॉक्स में रखा जाता है, सील किया जाता है, फिर बैंक में गाड़ियों से भेजा जाता है। या सीसीटीवी जो मंदिर परिसर में लगे हैं, उन सब सिस्टम पे ज़्यादा अभी जोर है इस जो रिपोर्ट में कि वो सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, उसमें गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। कि ये जो नियम कायदे बनाए गए थे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सबसे बड़ा नियम था कि जो लोग काउंटिंग सेंटर में जाएंगे, पुनर्गठन की सिफारिश इस एसआईटी रिपोर्ट में ये भी शामिल है। देखिए, ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश एसआईटी करेगी ऐसा थोड़ा सा मुश्किल लगता है मीनाक्षी, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो ट्रस्ट है धाम का, काशी विश्वनाथ धाम का जो ट्रस्ट है, उसके सीईओ जो है गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एक पीसीएस, सीनियर पीसीएस ऑफिसर वहाँ अपॉइंट होते हैं, जो सीईओ हैं उसके मुख्य कार्य अधिकारी जिनको कहते हैं, और भी अफसर वहाँ तैनात रहते हैं। उनकी निगरानी में सब पूरा मंदिर का काम चलता है, जो दान आता है उसकी काउंटिंग होती है। लेकिन राम मंदिर में ऐसा नहीं है, सीधा सरकार का कोई उसमें कंट्रोल नहीं है, ट्रस्ट अपना अलग है। तो इस तरह की सिफारिश करेगी, सीधे सीधे सिफारिश नहीं करेगी, लेकिन जो लूप होल्स हैं उनकी तरफ इशारा आप कह सकती हैं कि यहाँ ये गड़बड़ियाँ हैं। ठीक रुचि, आप बनी रहे हमारे साथ। अयोध्या से पवन नारा भी जुड़े हुए हैं। पवन, आप लगातार अयोध्या में हैं, बहुत लोगों से आपकी 1 to 1 बात हो रही है, कुछ लोग रिकॉर्ड पर बातें कह रहे होंगे, कुछ ऑफ रिकॉर्ड भी आपको जानकारी दे रहे होंगे। जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो चंपत राय का है, अनिल मिश्रा का है, वो गोपाल राव का है, इसके अलावा टिन्नू यादव है, ऐसे बहुत सारे नाम और हैं पवन। तो अब इस एसआईटी रिपोर्ट में इन तमाम नामों को लेकर क्या क्या बातें दर्ज हैं, आपके पास, आपके सोर्सेस से क्या इन्फो है? देखिए इस एसआईटी का दायरा तय कर दिया गया था जब ये लगा कि आरोप लगे हैं चंदा चोरी के और आप एक एसआईटी से जांच कीजिए। तो मैंडेट क्या था? मैंडेट ये था कि क्या चंदा चोरी हुआ है? जवाब है हाँ। चंदा गिनने के लिए किस किस की भूमिका है? 150 लोगों की पूछताछ में वो भूमिका तय कर दी गई है कि इनकी भूमिका थी। क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा था या नहीं हो रहा था? प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा था। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि हाँ, चंदे के प्रोसेस में घालमेल था, हाँ प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा था। कैसे नहीं किया जा रहा था, वो बयानों के आधार पर वो कड़ी निर्धारित की गई है। जहां तक आपने नाम लिया टिन्नू यादव का या बाकी प्रबंधक अनिल मिश्रा की क्या भूमिका है, चंपत राय की क्या भूमिका है, तो वो
प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में पूरा खाका खींचा गया है कि यहां गलती हुई है, ये जिम्मेदार हैं और ओवरसीइंग में ये अधिकारी हैं। अभी तक पहली तस्वीर खींची गई है जो स्पष्ट तौर पर बताएगी कि घोटाले में आखिर हुआ तो क्या हुआ। अब जिम्मेदार कौन है और उन्होंने क्या क्या इससे हासिल किया वो डिटेल्ड रिपोर्ट में आएगा। ये बात तय है कि भले ही ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश करने का कोई मैंडेट ना हो, लेकिन यह जरूर है कि जिसने काउंटिंग टीम बनाई, जिसने एजेंसी हायर की, जिसने फैसले लिए, उन फैसलों में अभी कमी है तो उनकी जिम्मेदारी के तौर पर बताया भी जाएगा कि इनकी कमी है। जो जांच के रास्ते में तकनीकी रुकावट भी रही है, वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट थी, क्योंकि आपके पास केवल 45 दिन का ही डेटा है। अब 45 दिन से पहले क्या हुआ उसका कोई डेटा ही नहीं है एसआईटी टीम के पास। तो जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के बारे में एसआईटी रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए, चैलेंजेस इस बात को लेकर एक्सपोज हुए हैं कि 45 दिन से ज्यादा का डेटा नहीं है। चैलेंज ये भी है कि बाहर आकर लोगों ने बहुत कहा कि मैंने 200 किलो चांदी दी थी, रसीद नहीं मिली, मैंने 60 किलो चांदी दी थी, रसीद नहीं मिली, मैंने आभूषण दिए थे, रसीद नहीं मिली। लेकिन अभी तक एसआईटी ने उस पहलू पर प्रोसेस पूछा है कि कैसे चांदी जमा होती है, कैसे आभूषण जमा होते हैं, कैसे वेरीफाई होते हैं, लेकिन जो शिकायतकर्ता उनसे संपर्क नहीं किया गया है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से जब आगे बढ़ेंगे तो चैलेंजेस ये हैं कि उन सबको बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। बहुत सारे राजनीतिक चेहरे उन्होंने कहा कि जमीन घोटाले को हम करना चाहते हैं, लेकिन एसआईटी के सामने जमीन घोटाले का मैंडेट ही नहीं है। तो इस तरह की चैलेंजेस हैं कि आरोप बहुत सारे हैं। एसआईटी का मैंडेट चंदे की घोटाले को पकड़ना है, प्रोसेस को पढ़ना है, तो प्रोसेस स्क्रूटनी हुई है। अभी बाकी शिकायतों पर एसआईटी क्या करती है, कैसे करती है, उसकी रूपरेखा क्या होती है, वो एक बड़ा चैलेंज है। रुचि, आप भी और पवन, आप भी हमारे साथ बने रहिए। अब इस चर्चा को थोड़ा स्टूडियो में भी लेकर आते हैं। सुबह खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हर्षवर्धन जी है, विजय जी हैं, प्रोफेसर साहब है, सुमीत जी है। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। ये जो हिसाब किताब हो रहा है, ये रिपोर्ट तो गोपनीय है, अभी इस रिपोर्ट का खुलासा होना भी बाकी है। ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो अलग अलग सोर्सेज के हवाले से हर्षवर्धन जी हमारे दोनों सहयोगी दे रहे हैं। अभी तक की जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई है, आप क्या समझ रहे हैं, ये एसआईटी क्या काम कर रही है? देखिए, एक तो ये कि एसआईटी का काम ही है कि बिना एफआईआर के है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये देखेगी गड़बड़ी हुई है कि नहीं, कि वो बताएगी और उसको रोकने की बात बताएगी। लेकिन क्या एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पहली एफआईआर दर्ज होगी? क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट दे दे, गड़बड़ी बता दे, उसको सुधार लिया जाए और जो उसमें अपराधी हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर न हो, उनके खिलाफ कार्रवाई न हो, तो फिर एसआईटी क्या मतलब? फालतू में इतने दिनों से तमाशा बना के रखा हुआ था। दूसरा, रुचि ने एकदम दुरुस्त बात कही है, ये कोई सरकार के अधीन नहीं है, तो वो नहीं कह सकते कि ट्रस्ट का क्या करें। लेकिन हाँ, ये सिफारिश हो सकती है कि चूंकि न्यास में ये चीजें हैं तो उसका पुनर्गठन किया जाए। लेकिन ये सिफारिश तो ये भी कर सकते हैं कि किसी अधिकारी को दे दिया जाए। और मैं फिर कह रहा हूं, अधिकारी भी बहुत अच्छा चला सकता है, न्यास भी बहुत अच्छा चला सकता है। न्यास काशी विश्वनाथ धाम में एक अधिकारी बैठा हुआ है, वो भी बहुत अच्छे से चला रहा है, और न्यास यहां बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छे से चला रहा था। अब ये जो चोरी वाला पक्ष आया है, इसके दोषियों को क्या पकड़ पाए? दूसरा, जितने लोगों के नाम उस तरह से आ रहे थे कि जिनके किसी के घर से रिकवरी, किसी के फलाना जगह से सोना, क्या वो सब सच है? क्या गोबर से भी निकला सर? मैं वही कह रहा हूं, क्या वो सब सच है? क्या उनमें से कोई अब तक जगह पर जाकर पूछा हो, या अगर मान लीजिए 5 लाख की 10 लाख की रिकवरी हुई तो रिकवरी क्या वो उसमें है? क्या इसके आगे की चीज क्या है? इसके आगे की बात यह है, जो एक बात कही जा रही है, मुझे उसमें थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि राम मंदिर के लिए जब धन संग्रह अभियान चला था तब भी मैं उसमें बहुत नजदीकी से देखा था हमने, और सब कुछ, कोई भी अगर किसी तरह का दान दे रहा था उसको रसीद मिल रही थी। इसको पहले स्पष्टता समझिए। ये जो कह रहा है कि हमने दे दिया था चांदी और उसकी रसीद मिलनी थी, ये मुझे थोड़ा सा अतिरेक लग रहा है। क्योंकि राम मंदिर के लिए आप चाहे 1 रुपए दे रहे हो तो रसीद कट के मिलती थी, 11,000 दे रहे हो तो रसीद कट के मिलती थी, 1 लाख 1 करोड़ दे रहे हो तो रसीद कट के मिलती थी। यहां तक कि जो अलग अलग जगह पर बाकायदा किसी के घर में, किसी सार्वजनिक स्थल पर, किसी सामुदायिक केंद्र में धन संग्रह अभियान हुआ तो बिना रसीद के संघ के लोगों ने कार्यक्रम तक नहीं किया, रद्द कर दिया। ये मेरी अपनी जानकारी, इसलिए मैं बता रहा हूं। और जब वो होता था तो वहां जो जिम्मेदार अधिकारी रहते थे उनके सामने होता था और वो रसीद दी जाती थी।
अब कोई ये कहे कि हमने नहीं, चांदी का दे दिया। इसमें ये भी और जोड़ दूं, एक परिवार में यदि 5 सदस्य हैं तो पांचों के नाम पर अलग अलग रसीद कट, अलग अलग रसीद आती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका जो है ये ठीक बात। और जब अब कोई कहता है कि हमने तो इतनी चांदी दे दी थी, अब रसीद नहीं मिल रही, तो कई बार ये भी लगता है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, सिवाय उस दान पात्र में डाली गई रकम के अलावा। क्योंकि दान पात्र में जो आप डालते हैं वो गुप्त दान होता है, वो तो पता नहीं होता है। तो वो कोई अगर आज कह रहा है कि अगर हमको मतलब चांदी का या कुछ हमने डाल दिया था उसका नहीं मिल रहा है, तो वो भी बड़ा आश्चर्यजनक कि गुप्त दान की तो चर्चा भी नहीं की जाती, और जो वैसे दान किया जाता है उसकी रसीद मिलती है। तो क्या एसआईटी में ये सारे पहलू सम्मिलित हैं? और फिर मैं कह रहा हूं एसआईटी के तुरंत बाद एफआईआर होगी, जो दोषी है वो जेल जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसको सजा होगी, तभी हम मानेंगे कि इस एसआईटी कोई मतलब है। एक धारणा कह लें, या जो पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस लोगों के हैं वो आप कह लें, या आप इसका राजनीतिक पक्ष भी कह लें प्रोफेसर साहब, वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं एसआईटी के बहाने लीपापोती हो रही है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लीपापोती हो रही है, क्योंकि जब यदि लीपापोती होगी तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं राम जी उनको माफ़ नहीं करेंगे, और विजय जी इस बात से नहीं सहमत होंगे। राम के साथ जिन जिन लोगों ने द्रोह किया, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए भी मैं कह रहा हूँ, वो अपने शिखर तक नहीं पहुँच पाए। मैं गंभीर टिप्पणी कर रहा हूँ और बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। तो जो जो इसमें इसके हिस्से होंगे वो बख्शे तो नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता है। और यदि ऐसा सरकार करती है तो वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात करती है। लोगों के आंखों में आज आंसू हैं, लोगों के हृदय में आज उद्वेलन है, लोग बहुत उद्वेलित हैं कि इतना घटिया भी, इतने निचले स्तर का भी काम हो सकता है राम मंदिर में। करोड़ों हिंदुओं ने क्या क्या अपना नहीं गवाया, कितने मोबिलाइजेशन हुए, कितना जाकर के क्या क्या नहीं करने के बाद हमने तो नहीं सोचा था कि हम राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का दर्शन कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता था, जिस प्रकार इस देश की राजनीति थी, मुझे कहीं से नहीं लगता था। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी की सरकार, इन लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद ने सब मिलकर के इसको फलीभूत किया। अब ऐसे में ये सब जितने हैं, मुझे लगता है कि बिना लाग लपेट के जिन जिन का नाम आ रहा है उन सबके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, सबके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। और जांच इतनी पारदर्शी हो, इतनी पारदर्शी हो, क्योंकि मुझे पता है यदि जब आप छिपाने पे जाएं, कुछ चीजें होती है ना, कोख छिपता नहीं है ना। कहा जाता है कि हमारे यहाँ गांव में हमारी माताएं बहनें कहती हैं कोख नहीं छिपता है, तो ये पाप नहीं छिपेगा, ये निकल करके बाहर आएगा। ये और उससे ज्यादा र्यूमर खड़े होंगे, वो राजनीतिक हानि के तौर पर भी ज्यादा होगा। यदि क्लैरिटी से निकल करके आ जा रहे, भाई दोषी इतने ही लोग हैं ना, पूरा विचार परिवार तो दोषी नहीं है, पूरा संगठन तो दोषी नहीं है, लेकिन इन दुष्टों ने, इनके कारण पूरे विचार परिवार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा तो नहीं होगा। इनके कारण ये कुकर्मी हैं, ये दोषी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि ये अमुक व्यक्ति, लेकिन यदि एसआईटी के पास होगा, एफआईआर तो करिए, तो जांच तो करिए। होगा। कब होगी एफआईआर? जांच की रिपोर्ट कब सार्वजनिक की जाएगी? अभी ये गोपनीय है। कौन कौन से स्तर पर धांधली हुई, ऊपरी तौर पर ये जानकारी है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड तौर पर क्या छानबीन हुई है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। मीनाक्षी, जो चीजें ऑफ द रिकॉर्ड सुनने में आ रही हैं, जो लोग वहां के लोग बोलते हैं, अधिकारी लोगों के थ्रू बातें निकल करके आ रही, वो तो इतनी हृदय विदारक और इतना पीड़ित करने वाला है कि वाकई लगता है बहुत ही जिसे कहते हैं कि निकृष्टता की परिसीमा है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इस प्रकार की चीजें भी हो सकती है। आप इमोशनल हो रहे हैं, आप इतना इमोशनल मत होइए, आप इतना पीड़ा में मत जाइए। जिनको पीड़ा में जाना चाहिए था, जिनको पीड़ा में जाकर बयान देना चाहिए था, उन्होंने तो चुप्पी साध ली। बयान दिया क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया कि इस मामले में जो दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। मोहन भागवत जी का बयान आएगा कि इसमें जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये हिंदू धर्म का मामला है, राम के प्रति आस्था का मामला है। न नरेंद्र मोदी जी का बयान आया, न मोहन भागवत जी का बयान आया, उन्होंने भी चुप्पी साधी है।
तो इस मामले को कितनी गंभीरता से बड़े लोग ले रहे हैं, इसको आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। एसआईटी बना दी गई है, एसआईटी गई, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, एसआईटी में जो आएगा वो मान लिया जाएगा। बड़े बड़े वहाँ पर जो इन्वॉल्व लोग बैठे हैं, जिनके कारण एक पूरे हिंदू धर्म के इतने बड़े आस्था के मंदिर पर जिस तरीके से एक पूरा विवाद और दाग लगा है, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी से कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए नैतिकता के आधार पर? क्या ट्रस्ट को भंग किया गया? क्या चंपक राय ने इस्तीफा दिया? क्या वो मिश्रा थे जिनके यहाँ से पैसों की खबर आ रही थी? किसी तरह की कोई कार्रवाई होती हुई दिखी क्या? इतने दिनों के अंदर इतना बड़ा बवाल पूरा मीडिया में मचा है, सोशल मीडिया में बचा हुआ है। हर हिंदू एक उम्मीद से देख रहा है कि कुछ इसके अंदर निकलेगा, उसके आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन बड़े लोगों ने तो चुप्पी साध के रखी है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये जिस तरीके से पूरा बड़े लोगों की चुप्पी है, तो समाज भी उसी तरह से चुप रहेगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा मामला निकलेगा नहीं। 2-4 लोगों आप पे ये कह रहे कार्रवाई हैं होगी। मामला निकलेगा नहीं, कुछ नहीं निकलने खुलासा वाला। होगा आप नहीं, देखो, जो दोषी अभी हैं तक उन्हें अगर जेल इस होगी नहीं। मामले को अभी तक इस मामले को गंभीरता से इतने दिनों तक लिया जाता, तो अभी तक दिखता, युद्ध स्तर पर कार्रवाई होती, दिन के दिन सुनवाई होती। वहां बड़े लोग जाकर बैठते हो, कहते हैं कि भाई 48 घंटे में, 72 घंटे अंदर में, 7 दिन के अंदर हमको चाहिए, लोग अरेस्ट चाहिए। अभी तक एफआईआर दर्ज हो जाती, न किसी का बयान आ रहा है, न एफआईआर दर्ज हो रही है। एसआईटी रिपोर्ट सिर्फ सबमिट कर रही है। क्या निकलेगा इसमें हमें अभी समझ में आ रहा है, इसमें कुछ निकलने नहीं वाला है। बड़े लोग आराम से बैठेंगे, राम मंदिर में जो रावण बैठे वो वैसे ही विराजमान रहेंगे, और कुछ नहीं, बहुत चीजें नहीं निकलेंगी। लेकिन ये सुमीर जी, मैं क्या कहूँ, ये बहुत निराशाजनक है अगर जो आप कह रहे हैं वैसा होता है। देखिए, मैं तो अभी तक तो वैसे ही नजर आ रहा है ना। कहीं नजर आ रहा है कि इस मामले को लेकर युद्ध स्तर पर गंभीरता से लिया गया है? किसी एक जगह मुझे बता दीजिए कि हम कहें कि यहाँ से बहुत एक गंभीरता से लिया इन्फॉर्मेशन जा रहा मैं है। दे देती हूँ दर्शकों को। चढ़ावा चोरी के मामले में एक्शन तो हो रहा है। मंदिर का चढ़ावा गिनने वाले 50 कर्मचारियों को हटाया गया है। एफबीआई अधिकारियों की निगरानी में चढ़ावे की गिनती का आदेश जारी हुआ है और चढ़ावा काउंटिंग की पूरी टीम को हटाया गया है। राम मंदिर के सेवादार और प्राइवेट कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों को भी हटाया गया। इसके साथ ही नए नियम भी बनाए गए हैं। जो भी काउंटर सेंटर में आएगा उसके आते जाते तलाशी होगी। कैश बैंक ले जाते वक्त कैश बॉक्स में डबल लॉक होगा और अब बिना पॉकेट वाली ड्रेस के साथ ही काउंटिंग सेंटर में एंट्री होगी। स्टाफ बिना जेब वाली ड्रेस पहनेंगे और कैश निकालते वक्त शुरू से लेकर अंत तक वीडियोग्राफी होगी। ये वो स्टेप हैं जो अभी लिए गए हैं और जो अभी तक 45 दिनों का सीसीटीवी फुटेज था, पहले वो से था ये 180 दिन का सीसीटीवी रहेगा। मीनाक्षी, ये पुराना एसओपी है, 2021 का एसओपी बना हुआ है। यही तो करना था, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और आप जिन लोगों को हटा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं तब कर तो रहे जो हैं? समीर जी कह रहे हैं विजय जी, हटाना सिर्फ मुझे भी वो कार्रवाई डर नहीं है। होगा, किसी भी राम भक्त को वही डर होगा जो समीर जी कह रहे हैं। फिर ये जो एसओपी आप जिक्र करें वो सही करिए, तो एसओपी पहले से है और ये दुनिया भर में यही एसओपी चलता है। कहीं पर भी ऐसा कैश कलेक्शन की बात हो या कोई भी जगह हो, तो इवन फैक्ट्रीज में भी कहीं जो काम करते हैं, दुकानों पर भी जो लोग काम करते हैं, उनके यहाँ पर भी ये का यही एसओपी चलता है। इसमें आपने कहा चंदा चोरी, ये नोट गिनने वाले लोगों को, क्या आपको जानकारी है कि वहाँ पर पहले तो चर्चा होती रही कि एसबीआई के लोग वो नोट गिनने का काम करते थे। एसबीआई के लोग तो वहाँ पे थे ही नहीं नोट गिनने के काम में, बिल्कुल ठीक है। वो आउटसोर्स कर दिया गया। नोट गिनने का काम वहाँ पर आउटसोर्स कंपनी को कर दिया गया। ठीक है, आउटसोर्स करना भी ठीक है कि आपने आउटसोर्स किया। आउटसोर्स में किन लोगों को रखा गया? वो ट्रस्ट के एक बड़े पदाधिकारी ने उन जिनको लोगों हम कहेंगे उनको रखना है। हाँ, उनको रखना है, तो ट्रस्ट के उनके कहने पर उन लोगों को, परिवार के लोगों को वहाँ पर रखा गया। ये मसला है। अब मैं एसआईटी को देख रहा था, आपने कहा कि एसआईटी का मैंडेट क्या है? मैंडेट है कि स्क्रूटनाइजिंग डोनेशन कलेक्शन प्रोसीजर, क्या ठीक था, एग्जामिनिंग इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, रिव्यूइंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ अपॉइंटमेंट्स, रूल्स एंड पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है, द एसआईटी फोकसेस ऑन सिस्टमिक एंड प्रोसीजरल इश्यूज रादर देन सोलली पिनिंग ब्लेम ऑन इंडिविजुअल्स। वेरी सैड। ये इसका मैंडेट है, ये सरकार के एसआईटी का ऑर्डर है। और आप सोच रहे कि अरे कल तो 5 लोग बड़े वाले लोग अरेस्ट हो जाएंगे और ये एसआईटी की रिपोर्ट, ये तो एसआईटी के मैंडेट में लिखा हुआ है। एसआईटी के मैंडेट में क्या है सर, एक बार फिर से आप दर्शकों को इसलिए बता दें, जो अभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं विजय जी, बहुत से दर्शकों को शायद ये पता नहीं है कि इनके मैंडेट में है। किसी को सजा दिलाना नहीं है ना सर? हाँ, बिल्कुल नहीं है। किसी को सजा दिलाना नहीं है, आसान शब्दों में समझाया जाए। हाँ, क्या क्या गड़बड़ी थी सिस्टम में, क्या गड़बड़ी थी, कहाँ पर कैमरा चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, या कैमरा लगाए गए थे कि नहीं लगाए थे, किन लोगों को, ये है। और उसमें तो खास तौर से लिखा है, द एसआईटी फोकसेस ऑन सिस्टमिक एंड प्रोसीजरल इश्यूज रादर देन
rather than solely pinning blame on individuals. जो हर्ष जी की चिंता है वो इसमें शामिल है, जो उसको बढ़ाती है with recommendation expected for improvements, for example better management practices, मतलब एक नया सीईओ की तैयारी, नए सरकारी अफसर की तैयारी, ये इसका मैंडेट है। इसको समझा कीजिए। हम लोग ऐसी ही चर्चा करते रहते हैं। अभी हम पवन नारा बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं कि उस एसआईटी की रिपोर्ट में कहा क्या गया है। वो तो पता पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। और आप इसको शुरू से देखें ना, पहले कहा गया कि कुछ हुआ ही नहीं, मैं नाम नहीं किसी का ले रहा, वो कहते कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, ये तो सब ऐसा चलता है। इसके बाद हुई, फिर एक बड़े अफसरान साहब वहाँ गए, उन्होंने कहा नहीं कुछ हुआ नहीं है, इसमें मेरा भी लेना देना नहीं है, किसी का ट्रस्ट का भी लेना देना नहीं। फिर जब मैंडेट मिला तो उनका नहीं इसमें नीयत में परेशानी नहीं है, निगरानी में परेशानी है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो निर्माण का काम करता हूँ, अब निर्माण में भी बहुत सारी परेशानी हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये बार बार, और एक इंटरेस्टिंग हर लेवल पे फ्लॉ है सर। एक और फ्लॉ आप समझिए, कोई भी इंक्वायरी होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि पुलिस कस्टडी में कोई वो जाती है एजेंसी, इंक्वायरी एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो वो जुडिशरी के पास जाती है और कहते हैं हमें इन लोगों के इस मामले में दखल देने का आशंका लगती है, इनको इसलिए या तो पुलिस कस्टडी में दें या जुडिशियल कस्टडी में दें। यहाँ जितने लोग आरोपी हैं वो आदेश के बाद मंदिर परिसर में रह रहे। ये फैक्ट बात बता रहा हूँ, आप पवन से चेक करवाइएगा कि ये है कि नहीं है। मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली, जितने लोग आरोपी हैं उनको मंदिर परिसर में ही रखा गया है। मतलब ये कितना कंट्राडिक्शन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये फैक्ट के तौर पर ऐसी बात मुझे जानकारी मिली। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और क्या ये विवाद, एक मित्र ने बहुत अच्छी बात, मुझे अच्छी बात नहीं मतलब एक कमेंट अयोध्या से ही किया, भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने। उन्होंने कहा कि सर ये सीट चोरी से चंदा चोरी तक पहुंच गए हम, अब चंदा चोरी से सरकार चोरी तक ना पहुंच जाए, ये पार्टी के नेताओं को ध्यान रखना है। अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहानी कुर्सी की देख रहे हैं तो इस बात को नोट करके अपनी डायरी में रख लें। सीट चोरी से चंदा चोरी, चंदा चोरी से अब सरकार चोरी की स्थिति में ना आ जाए। क्योंकि राम भक्तों का जो गुस्सा है, नाराजगी है, वो सारा तब तो इस बार भी अयोध्या आपके हाथ से गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस बार भी अयोध्या फिर आपके हाथ से गया। धर्म पर भरोसे की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये मसला क्रिमिनल मामला है। हम धर्म के नाम पर कि राम भक्तों को सजा मिलेगी, मतलब जो राम के खिलाफ काम करेंगे उनको सजा मिलेंगी, वो कहीं क्रिमिनल प्रोसीजर से स्पेस का रास्ता ना बन जाए। बिल्कुल ठीक, मैं आपके पॉइंट से 100% एग्री करते हुए एक और इन्फॉर्मेशन दर्शकों को दे दूं। आज अयोध्या पर जब हम चंदा चोरी पर, राम मंदिर में चंदा चोरी पर चर्चा कर रहे हैं, आज की तारीख उस मंदिर के लिहाज से शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण के दिन के लिए भी आज ही का दिन है जब हम ये एसआईटी पर चर्चा कर रहे हैं। पहले ये कार्यक्रम भव्य तरीके से होना था, और जब भी इस तरीके का कार्यक्रम होता है, हर बार अयोध्या जाना होता है, और झंडारोहण का कार्यक्रम कितना वृहद स्तर पर होता है ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब इसमें कटौती की गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र, विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव अब इस समारोह से दूर कर दिए गए हैं। ये 3 नाम मैंने आपके सामने रख दिए। उनकी जगह पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज, निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास शेषावतार मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम की देखरेख कर रहे हैं। तो ये इस वक्त जो वहां पर हो रहा है वो पूरी स्थिति मैंने आपके सामने रख दी। अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। वहां तो सरकार ही चली गई ममता बनर्जी के हाथ से। मुझे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है मीनाक्षी कि ये इसमें अधिकांश लोग सारे हमारे विचार परिवार के। मुझे कष्ट इस चीज का हो रहा है। मैं दर्शकों को ये बता दूं, आज संगीत करने के लिए भी तो जरूरी है संगीत रागी जी आज बहुत भावुक हैं, और रह रहकर जब भी ये विषय पर वो बोल रहे हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। वो आज अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी तकलीफ है, क्योंकि यहाँ पर बात विचार की है और उस परिवार की है जिस संघ परिवार की आप बात कर रहे हैं, जिस स्रोत की आप बात कर रहे हैं, जहाँ से ये धारा निकलती है, जहाँ से चंपत राय निकलते हैं, जहाँ से इन तमाम जिन लोगों का हम नाम ले रहे हैं, जिनके ऊपर विश्वास है। हालांकि मैं फिर कहूँगी कि अगर इस एसआईटी की मंशा है ही नहीं कि किसी को पिन पॉइंट करके आप दोषी ठहराएं, तो फिर ये एसआईटी क्या काम करेगी, ये सवाल तो बना रहेगा।
और वो उस विचार के सामने भी बना रहेगा, उस परिवार के सामने भी बना रहेगा, सरकार के सामने भी बना रहेगा। पिन पॉइंट करना होता तो एफआईआर पहले दर्ज होती ना, नामजद एफआईआर होती ना कि कौन कौन लोगों को खिलाफ इस पर जांच होनी है। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेते, नाम भी नहीं था, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेते। जानकारी लेकिन सर मुझे एक इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि संघ की बात यहाँ पर आ गई है, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि संघ का सिस्टम क्या है। जब आपके परिवार से निकला हुआ कोई सदस्य जिसे जिम्मेदारी दी गई है राम मंदिर में, आपने निर्माण कार्य में सेवा देनी है और उसके बाद उसके संचालन में सेवा देनी है। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, आपके विचार आपके उद्वेलित हो रहे हैं और विचलित भी हो रहे हैं। ये बताएं, संघ क्या किसी को अपॉइंट करता है तो किसी को हटाने के लिए भी कोई लेटर जारी करता है? वो क्या प्रोसेस क्या है? क्योंकि ये कोई सरकारी प्रोसेस तो है नहीं। ये मुझे लगता है इस मामले में संघ का सीधा कोई दखल नहीं है, संघ का सीधा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। ये राम मंदिर ट्रस्ट का है, ट्रस्ट में चंपत राय जरूर है, वहां पर वो संघ से जुड़े रहे, संघ के प्रचारक रहे, संघ में बड़ी भूमिका उनकी रही, विश्व हिंदू परिषद से वो जुड़े रहे। चंपत राय उस ट्रस्ट के महामंत्री बने गए, ट्रस्ट जो नियुक्त है उसमें भूमिका निभा रहे थे। अब चंपत राय वहां क्या कर रहा है, इसका संघ से कोई कंसर्न नहीं है ना। चंपत राय की गतिविधियों को मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ट्रस्ट में समवन इज बीन अपॉइंटेड और कोई उसको अनअपॉइंट कर देता है, हटा देता है। ये लेकिन ये चंपत राय को समझना चाहिए ना कि उनके कारण आज संघ के ऊपर उंगली उठ रही है। मैं सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रही हूँ। सिस्टम कैसे काम करता है? संघ किसी को फोन करके बताता तो है नहीं कि आपको जाके ये पद संभालना है। नहीं, संघ के अंदर तो नियुक्तियां होती है, ये संघ की नियुक्ति थोड़ी है, ये तो ट्रस्ट के अंदर भेजा गया है। हाँ, ट्रस्ट मैं के यही अंदर संघ समझना के चाह भेजे रही हुए हूँ। व्यक्ति उसके अंदर है, चंपत राय उसके महामंत्री है। अब ये संघ को सीधा दोष देना मुझे लगता है क्योंकि वो संघ से ही तो ये नियुक्ति हुई है। सर, मैं अपॉइंट होना और अपॉइंट से हटाना कैसे, ये कैसे होगा? लेकिन चंपत राय इस बात को समझते हैं की जरूरत नहीं है, संघ का मैसेज होगा। एक लाइन, चंपत राय इस बात को समझते हैं ना कि आज उनकी गतिविधियों के कारण जो भी मामला उठा है वो संघ के ऊपर उंगली उठाएंगे। संघ से नफरत करने वाले, संघ को बुरा भरा कहने वाले तो इसमें संघ को लपेटे में लेंगे ना। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि संघ पे उंगली ना उठे, वो इस्तीफा दे देते नैतिक रूप से। क्यों वो वहां पर बने हुए हैं? चंपत राय अकेले नहीं है, वीएचपी की क्या भूमिका है? वीएचपी की विश्व हिंदू परिषद की भूमिका उसके अंदर है, वो इशू नहीं। सबसे बड़ी भूमिका तो संघ की मानी जा रही है ना। आज जिस तरीके से संघ के ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं कि संघ इस मामले में क्यों दखल नहीं रहा है, संघ का सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन चंपत राय के कारण आज संघ पर जो उंगली उठ रही है, चंपत राय अगर इस्तीफा दे देते तो मुझे लग रहा है ये संघ के दृष्टिकोण से भी बेहतर होता, चंपत राय के लिए भी ठीक रहता। आपके ऊपर लेकिन जितने अब बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, सर मैं क्यों इसको वाइंड अप करती हूँ, ब्रेक के लिए मुझे जाना है। लेकिन जितने अभी इशारे वहां से आ रहे हैं, फिर चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम हो, उससे चंपत राय की दूरी हो, आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो, उससे उनकी दूरी हो, एक मैसेजिंग तो शायद आ चुकी है कि आपकी अभी वहां पर जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आपकी आवश्यकता नहीं है। अब ये मैसेजिंग इस्तीफे तक आती है या नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी। अब एक और खबर जो सीधा आप लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। हमारे देश में क्या जान बहुत सस्ती है? कभी दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड होता है, 21 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और अब लखनऊ में अग्निकांड हुआ और 15 ने अपनी जान गंवा दी। हाहाकार मचा हुआ है लखनऊ में। इस बीच पूरे मामले की जांच तेज हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बने 2 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। बिल्डिंग मालिक समेत 4 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। लखनऊ के 4 अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। प्रशासन ने बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर कहा है कि इस इमारत को वो खुद गिराए, नहीं तो प्रशासन बुलडोजर चलाएगा। वे तरीके से खड़ी हुई इस इमारत पर कार्रवाई होगी। दुख इस बात का है, ये कहते हुए पीड़ा इस बात की होती है, ये वो इमारत है जो आज से 10 साल पहले गिर जानी चाहिए थी। ये वो इमारत है जो कभी खड़ी ही नहीं होनी थी। ये वो इमारत है जिसमें आग लगने की वजह से 15 मासूमों की जान चली गई, जिसे कभी यहां रेसिडेंशियल इलाके में होना ही नहीं था। ये कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी ही नहीं होनी थी, लेकिन फिर भी ये बिल्डिंग खड़ी हुई। यहां पर पेट शॉप चलती रही, यहां पर कोचिंग सेंटर चलता रहा, यहां गेमिंग जोन चलता रहा, और अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई। इस अग्निकांड में जो लोग मारे गए हैं उसमें अधिकतर जो है वो 20 से 24 साल के बीच के युवा हैं। उनके परिजनों के आंसू अभी थमे ही नहीं हैं, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने सवाल किया, आखिर फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने में देर क्यों हुई? समाजवादी पार्टी के एक और नेता रविदास मेहरोत्रा ने अग्निकांड के लिए सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एसआईटी जांच को झुंझुना बता दिया। बहुत ही दर्दनाक
और दुखद घटना सामने आई है जो लखनऊ में हादसा हुआ है और इसमें बहुत सारे छात्र ने अपनी जान खोई है। तो उन सभी परिवारजनों के साथ हमारी संवेदना है और हम चाहेंगे कि सरकार पूरा सहयोग करे, जो बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है उनका सही इलाज हो पाए और पता कराए कि आखिरकार की घटना घटी कैसे, और जो दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जल्दी क्यों नहीं पहुंच पाई बच्चों को निकलवाने के लिए बाहर। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने ही इन सवालों का उत्तर खोजना चाहिए और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अपनी जिम्मेदारी लेते हुए परिवारजनों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देना चाहिए और आखिरकार घटना क्यों हुई और उसमें जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी चिन्हित करके इसके दायरे में लाकर उनको सजा मिले, इस पे कार्य करना चाहिए। केवल दर्दनाक हादसा ही नहीं है, ये सरकार और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है, जिसके कारण से 15 छात्र और युवकों की मौत हुई है। यहाँ पर आवासीय क्षेत्र है, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने और सरकार ने पैसा लेकर के यहाँ कमर्शियल काम शुरू करा दिया है और उसके बाद देखा नहीं कि इस बिल्डिंग में आग लगने के बाद उसको बुझाने का कोई सिस्टम लगा है कि नहीं। ये सरकार की, प्रशासन की घोर लापरवाही थी, जिसके कारण से ये दर्दनाक जो है हादसा हो गया है। लखनऊ अग्निकांड के बाद राजस्थान से लेकर बिहार तक एक एक्शन देखने को मिल रहा है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, फिर इस चर्चा को स्टूडियो में लेकर आऊंगी। शहर शहर प्रशासन एक्शन में है। कोचिंग सेंटर्स जाकर फायर सेफ्टी का ऑडिट किया जा रहा है। पहली तस्वीर जयपुर की आपको दिखा रही हूं, जहां दमकल विभाग के अधिकारी शहर के हर कोने में कोचिंग संस्थानों में जा रहे हैं। फायर सेफ्टी की जांच हो रही है। अगर आग लग जाए तो जान बचाने के लिए फिर वो एग्जिट रूट क्या होगा, ये समझने की कोशिश हो रही है। दूसरी तस्वीर पटना की आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी ठीक इसी तरीके से कोचिंग हब जहाँ पे माना जाता है, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में जाकर जांच कर रही है, जिससे अगर लखनऊ अग्निकांड जैसी कोई भयानक त्रासदी हो जाए या अग्नि लग जाए तो त्रासदी से बचा जा सके, कोशिश ये हो रही है। अब सवाल तो ये है हर्षवर्धन जी, इसे हत्याकांड क्यों ना कहा जाए इस अग्निकांड को? 10 साल पहले जो इमारत गिर जानी थी वो इमारत कैसे खड़ी हुई थी? फायर की कोई एनओसी यहां पर है नहीं। क्यों? क्योंकि एनओसी भी तो तब होगी जब 15 मीटर ऊंची इमारत होगी। आप उससे इंच भर कम भी कर लीजिए, आपका तो मामला हल हो गया, आपके पैसे बच गए। अधिकारी किसी की पॉकेट आप गर्म कर लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं, चला लीजिए आप कमर्शियल बिल्डिंग। लेकिन जब ऐसी घटना घट जाए तब फिर व्यक्ति क्या करे? नहीं, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि ऐसी खबरों पर क्या बोलें। आपने जो कुछ कहा सब सच है, और सवाल ये है कि हम लोग भी तो अभी बात करेंगे ना, जब 15 जानें चली गई हैं। हम लोगों की भी तो चमड़ी मोटी हो चुकी है हम सब की। अभी अभी तो दिल्ली में वो तथाकथित तौर पर वो होटल था या क्या था, और उस दिन मैंने एक बात कही थी, आज यहाँ खड़े हैं, जरा बताइए कि उस इलाके में वैसे कितने होटल बंद हो गए। 3 दिन अखबारों में खबर छपी, रिपोर्टर भी जाकर करके आया कि इतने दुकानों पर सील लग गया। कितने सील खुल गए, क्या हमने पता किया? क्या हमने रिपोर्ट देखी थी कि दिल्ली में उस होटल से 100 मीटर की दूरी पर एक दूसरा था, जिसने घर में सिर्फ लिफ्ट लगवा दी थी, जगह कम थी उसके पास, तो कमरा लिफ्ट बस इतना ही था, रिसेप्शन कमरा लिफ्ट, सीढ़ी थी ही नहीं, क्योंकि जगह नहीं थी। बढ़िया से चल रहा है होटल, जिनको लगता है तो सस्ते मिल जाता है, चले जाते हैं। क्या हम भी ऐसे होटल तोड़ने के अभियान का समर्थन कर पाएंगे क्या? ये जो हुआ, जरा सोचिए। अब मैं देख रहा था कि इसमें छत का ताला लगा हुआ था। ज्यादातर लोग अपने छत का ताला लगा के रखते हैं। अब वो चाहे उसको आप ये कह लीजिए कि सुरक्षा के लिहाज से, चाहे किसी भी लिहाज से, कोई गलत नियत से नहीं रखता, कहते भाई छत पे ताला लगा दो। हम सब अपने छत का ताला लगा के रखते हैं। आखिरी समय में चाबी कहाँ लगती? पहले ताले नहीं लगते थे घरों में, पहले तो छत से निकल कर आदमी दूसरी छत से होते चला जाता था। लेकिन जब हम कहते हैं कि सिस्टमेटिक फेल्योर, तो क्या वो सिस्टमेटिक फेल्योर सीएम के वहां चले जाने भर से ठीक हो जाएगा? नहीं हो। बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत संवेदनशील व्यवहार है, किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को वहां जाना चाहिए। कल हम लोगों ने देखा ब्रिजेश पाठक वहां पहुंच गए थे, फिर सीएम भी पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि क्या 3 लोगों 4 लोगों की गिरफ्तारी करके, और क्या वहां जितने ऐसे मकान उनको तोड़ने का साहस किसी सरकार में है? और वो सरकार जो चुनाव में जा रही हो, तो क्या जनता उसको रिएक्ट उस तरह से नहीं करेगी कि अरे भाई ठीक है, हो गया, एक जगह लग गया, इसका मतलब थोड़ी ना सब गड़बड़ कर दें। हमें जरा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना होगा। हर कोई अपने घर के बाहर गाड़ी के लिए जगह नहीं होती, पोर्टिको अंदर नहीं है,
गाड़ी बाहर खड़ी करेंगे। आप नोएडा के पॉश इलाके, दिल्ली के पॉश इलाके में चलिए, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो आदमी जल्दी से निकल नहीं सकता, एम्बुलेंस नहीं निकल सकती। अभी गाजियाबाद में एक अपार्टमेंट में हुआ था, पानी की बौछार वहां तक नहीं पहुंच पा रही। अभी नोएडा में एक हुआ, यहीं की एक बड़ी पॉश सोसाइटी है सेक्टर 78 की, वहां हुआ, नहीं पहुंच पा रहा है। हम किस तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं, और डेवलपमेंट के साथ क्या हमारे पास उसके इक्विपमेंट है? बिल्कुल बहुत अच्छा है। और मैं तो सोचता हूं ये जो 90 मंजिल, 50 मंजिल, 60 मंजिल बनती चली जा रही, कहां से होगा? सोसाइटी में फ्लैट के बगल से किस तरफ से पानी जाएगा उसका कोई इंतजाम नहीं। मैक्सिमम जिसको कहते हैं ना कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, तो सब कर लिया, आपको बेच दिया। मुझे लगता है ये जो सिस्टमैटिक फेल्योर है, इस पर क्या हम कोई बात करेंगे क्या? और फिर मैं कह रहा हूं, पहली बार नहीं है, देश के हर हिस्से से ऐसी घटनाएं आती हैं, उस दिन हम लोग चीखते हैं, उसके बाद खत्म। मैं इसी घटना से जुड़ी हुई जानकारी एक और दर्शकों को दे दूं। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि आग में झुलसने की वजह से किसी की जान गई है। आग में झुलसने की वजह से नहीं गई है, दम घुटने की वजह से जान गई है। क्यों? क्योंकि एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही दरवाजा था, और वो जो दरवाज़ा था वो थंब इम्प्रेशन से खुलने वाला दरवाज़ा था। जैसे ही आग लगी है वो दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक हो गया। कोई बाहर निकलता भी तो कैसे निकलता? वॉशरूम्स में जाकर किसी ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अगर पूरी इमारत में धुआं भर जाए तो किसी की जान बचेगी तो कैसे बचेगी? और एक इतनी हृदय विदारक कहानी है इसी हत्या, माफ़ कीजिए मेरे मुंह से हत्याकांड बार बार निकल रहा है, क्योंकि ये अग्निकांड मुझे हत्याकांड लग रहा है। नीलेश और अनामिका युवा, इनकी दिसंबर में शादी होने वाली थी, दोनों यहीं इसी बिल्डिंग में थे, दोनों की एक साथ मौत हो गई। अब दोनों परिवार का आप सोचिए क्या हाल हो रहा होगा, रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। दिसंबर में जिसकी शादी होनी थी, जिसके शादी के कार्ड छप गए थे, उनकी मौत हो गई। समीर जी। मीनाक्षी जी, अभी कुछ दिन पहले ही हमने अभी उत्तर प्रदेश के झांसी में बच्चे जल के मर गए थे, 10 आग लगी थी झांसी सरकारी अस्पताल में, तब भी हमने चर्चा की थी, और तब भी ये बयान आया था सरकार की तरफ से कि सारे सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का, कि आने वाले दिनों में किसी भी सरकारी अस्पताल में ऐसी घटना ना घटो। क्या सारे सरकारी अस्पताल की व्यवस्था उन्होंने सुनिश्चित कर ली है? अभी 2024 में राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी भर के 4 बच्चे डूब के मरे थे। क्या दिल्ली की सरकार ये कहने की स्थिति में है कि राजेंद्र नगर में ऐसा एक भी इलीगल और ऐसा एक भी बेसमेंट नहीं है कि जहां पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है? आज आप एक इंस्टीट्यूट में आग लगी तो आप पूरे इंस्टीट्यूट को चेक कर रहे हो। अरे हर बिल्डिंग चेक कीजिए ना, हर अपार्टमेंट को आप चेक कीजिए जहां पर इक्विपमेंट है कि नहीं, लोग जहां रहते हैं, इंसान रहते हैं। आप थिएटर को देखिए, थिएटर के अंदर अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि थिएटर में आग लग जाए तो थिएटर के अंदर से लोगों का निकलना मुश्किल है। छोटे छोटे गली में मॉल खोल दिए गए, मॉल के अंदर इतनी भीड़ रहती है, वहां क्या आपने अरेंजमेंट करके रखा है? तमाम दुकानों में, शॉप के अंदर क्या अरेंजमेंट है? अस्पतालों के अंदर क्या है? बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों के अंदर क्या है? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने खड़ी कर दी, उनके अंदर क्या अरेंजमेंट है? लिफ्ट अगर बंद हो जाए, कोई आग लगे तो आदमी कैसे निकलेगा? सर, इसी में देखिए ना, एग्जिट नहीं था ना, तभी ये दो लोग कैसे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जितना उतर पाए, उसके बाद फिर गिरे हैं नीचे, चोट लगी है उन्हें, ट्रॉमा में KGMU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। देखिए, जो समीर जी कह रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, होना तो यही है, आदर्श स्थिति वही है। बनारस के सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा था, और उसके जो हम सब जानते हैं, जिन्होंने पुराने बनारस को देखा है, काशी को देखा है, वो उनको पता होगा कि कैसे ऊपर तारों का जाल, जंजाल बिखरा हुआ रहता था। उसका विरोध करने के लिए कौन आया? समाजवादी पार्टी आई। उसका विरोध करने के कौन आया? कांग्रेस पार्टी आई। देखिए, जब ऐसा अभियान आप चालू करेंगे, चाहे वो दिल्ली में करें या लखनऊ के अंदर चलें, क्या हम ये सोच सकते हैं कि सदर बाजार के अंदर और चांदनी चौक के अंदर जो तारें लटकी होती थी उनको हम ठीक ठाक करा करके अंडरग्राउंड करा दें और उनको, उनकी गलियों को चौड़ा कर दें? संभव है क्या? नहीं संभव है। उन जगहों में, पहाड़गन के अंदर ऐसे तमाम होटल खुले हुए हैं जहां पर ये कभी भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। एक घटना हुई भी थी, होटल का दरवाजा दिख रहा है। मैं फिर आगे बोल रहा हूँ, वो तो हो चुका। ऐसे तमाम आने वाले दिनों में घटनाएं ऐसी घट सकती हैं। कोई सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी की हिम्मत नहीं होगी। और ऐसा इसलिए नहीं कि ये सारे जो अर्बन टाउन प्लानिंग है, ये सब राजनीति की भेंट चढ़ गई हैं। कल जाकर के कोई अतिक्रमण के खिलाफ कोई जब अभियान चलाया जाता है तो सभी लोग सड़कों पर उतर आते हैं। कल जाकर के यदि यही जिसे हम कहते हैं कि ऑडिट हो सब जगह, तो फिर सेफ्टी ऑडिट यदि कायदे से होना चाहिए सारे घरों का,
आप देखेंगे कि हम ही लोगों में से उसका अरे अभी आकर के इसी बहुत बात इसी सड़क पर होने लगे वो बंद कर दिया जाए, लोग प्रदर्शन करने सारे चले। प्रदर्शन कर लेंगे। और उन प्रदर्शनों को भरोसा और साथ देने वाले कौन खड़ा होंगे? यही समाजवादी पार्टी खड़े होगी, यही कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। सर तो लेकिन मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी कांग्रेस ही क्यों, हम सब खड़े होते हैं ना। मैंने कहीं भी आप रोकिए, कहीं भी अतिक्रमण हटाइए। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं उदाहरण सर। बोल देता हूं। मैं सहमत 2 कुंभ बीत गए, प्रयागराज का दारागंज मोहल्ला, उसमें चौड़ीकरण होना था, अतिक्रमण हटाया जाना था, आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि जब शुरू हुआ तो रोक दिया गया। मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं अभी। तो मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी दे 10 सेकंड जी। आप सिर्फ सरकारों को दोष मत दीजिए। सरकार यदि चाहती भी है ऐसा, तो लोग, हमारा जो सिविल समर्थन नहीं सोसाइटी देते। है वो उसका समर्थन नहीं देने के लिए तैयार होती है। और राजनीतिक पार्टियां तो पहले से लगी हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन सा ऐसा मसाला मिले जिससे कि हम सड़कों पर उतर करके उनके वोट बैंक को तोड़ सकें। अभी क्योंकि 2 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, एक बिहार की थी और एक राजस्थान की थी, यानी पटना और जयपुर में दोनों जगह अभी क्योंकि रेड की जा रही है, समझा जा रहा है, जहां पर खामियां पाई जा रही है तो बंद भी किया जा रहा है। तो वो एक इंफॉर्मेशन मैं दर्शकों को दे दूं। जयपुर में जो रेड हुई है उसमें मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 5 कोचिंग सेंटर्स आज सीज हो रहे हैं, जिसमें अरावली क्लासेस है, मैट गुरु है, राजस्थान जेट क्लासेस है, वीजीपी क्लासेस, जेजे क्लासेस और एएसपी क्लासेस है। ये सब कोचिंग संस्थान हैं जो बंद हो रहे हैं। ठीक बिहार की भी अगर बात कर लें कि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की अलग अलग टीम अलग अलग इलाकों में कोचिंग संस्थानों में गई हुई है। वहां पर खान कोचिंग में पढ़ने वाले कुछ छात्रों से जब हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र ने बात की तो उन्होंने कहा कि छात्रों ने कहा कि हमें डर लगता है विजय जी कि कमियां हैं, अब उन कमियों को या तो दूर कर लिया जाए। और खान सर तो वैसे भी आजकल बड़े चर्चा में है। मीनाक्षी जी, मुझे हंसी आ रही है जितनी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो ये अभी जो खबर आपने दिखाई उससे और ज्यादा मुझे हंसी आई कि राजस्थान। पूछा सर, खान सर ने क्या कहा? नहीं, खान सर के कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्रों ने कहा कि हमें डर लगने लगा है। अच्छा, हमने कहा वही जो आदमी अभी जेल पे है, जेल से जमानत पर है, उसकी क्या चर्चा हम लोग करें? नहीं, मसला ये है कि जैसे अभी आपने राजस्थान की और कौन से एक और राज्य की खबर बताई कि वहाँ पर राजस्थान और बिहार वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स में जांच हो रही है। तो हमारी सरकारें और हमारे अफसर ये मानते हैं कि अब आग जो है ना केवल कोचिंग सेंटर्स में लगेगी। अभी जब दिल्ली में होटल में आग लगी थी तो फिर हम होटल्स को जांच कर रहे थे, तो फिर होटल्स की में जांच हो रही थी। जब हॉस्पिटल में हो गई थी तो फिर कुछ हॉस्पिटल्स को देखा गया था। अभी कुछ दिनों पहले वो एक नाव की फोटो देख रहा था जिसमें 60 लोगों की नाव की कैपेसिटी थी, उसमें 100 लोग खड़े हुए थे, मौत की नाव। तो ये क्या सिस्टम है? मतलब ये जो खाना पूर्ति आप कर रहे हो, ड्रामा, इसको मैं ड्रामा कहूँ तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रामा है ना, पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़िए, एडमिनिस्ट्रेटिव, और ये सब चल किसके वजह से रहा है? जो आज जांच करने गए हैं, जो आज उसको सीज कर रहे हैं, उन्होंने ही तो उसको परमिशन दे रखी है। पॉलिटिकल पार्टीज को तो हम सब देते ही हैं, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं जा रहा, वो तो वहाँ जो एसएचओ है, वहाँ जो ऊपर वाले लेवल को नहीं पता कि सबसे नीचे वाले लेवल पे क्या चल रहा है, लेकिन ऊपर वाले की होनी तो हाँ, तो उसके बाद तो है ना। तो नहीं, लेकिन ये करना कि अब आज कोचिंग सेंटर में आग लग गई। अभी तो दिल्ली में पिछले साल लगी थी कोचिंग सेंटर में आग, वो आपने देखा था, कूद रहे थे दिल्ली के अंदर, वो पानी में भी डूब गए थे। तो कुछ होता, हाँ, कोई भी हो नाम तो क्या अब, और ये अब सोच लिया आपने कि अब कोचिंग सेंटर में आग लग रही, तब देश भर में केवल कोचिंग सेंटर्स में आग लगेगी, इसलिए हम उनको जांच करेंगे कि क्या तमाशा है। स्कूल के अंदर इसलिए ये सारी फॉर्मेलिटीज है, औपचारिकता है, दिखावा, इससे होने वाला नहीं है और सिस्टम ठीक होने वाला नहीं है। और सरकार में जो ऊपर बैठे हुए हैं वो क्या चिंता, वो तो अभी और दूसरी चिंता है उनके पास बहुत है। एमएलए खरीदने हैं, एमपीज खरीदने हैं, सरकारें बनानी है, सरकारें बदलनी है, सरकारें करनी है। गंभीर मुद्दे पर आप राजनीति कर रहे हैं। गंभीर मुद्दा कह रहा हूं कि मैं किसी एक पार्टी की नहीं कह रहा, ये चिंताएं हमारी दूसरी है ना, इसलिए ये सिविल जो सिस्टम है उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। मैं क्योंकि खान कोचिंग सेंटर की बात आ गई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है इसको पॉलिटिक्स कर रही है, कोई भी पार्टी होगी उसकी जिम्मेदारी है। जैसे मुख्यमंत्री जी कल गए, जैसे नहीं, मैं इसलिए एतराज व्यक्त किया, एतराज नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सॉरी, एतराज नहीं, कि आपने इसमें राजनीति लाकर के हिस्सा, हम तो समाजवादी पार्टी का जिक्र इसलिए किए थे क्योंकि ऐसा यदि पूरा पैटर्न देख लेंगे कि दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ पार्टी है जिसके खिलाफ हो रहा है, मैं सुन तो लीजिए कैसी बातें करते हैं। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया, दिल्ली में चलाया गया, दिल्ली में तो समाजवादी पार्टी और मैं यहाँ कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उसके विरोध में खड़ी हो जाती है, आम आदमी उसके विरोध में खड़ी हो जाती है,
जब बनारस में हो रहा था तो कौन उसके विरोध में खड़ा हो रहा था? आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है? मेरे को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बेवजह की बात कर रहे हैं। नहीं, बेवजह मैं कह रहा नहीं कर हूं रहा, कि मैं असली बाकी प्रॉब्लम कह क्या रहा है कि अतिक्रमण के नाम जब पर क्या आपने- होता है जब कि हम यहाँ पर आप खरीद फरोख्त और गाजियाबाद क्या मेरे क्या ख्याल राजनीति पर आ जाते हैं। सर आप दोनों आपस छोटे में छोटे नहीं मैं दूसरी बात बता कॉन्ट्रडिक्शंस रहा हूं में ना आपको। जाएं। मैं कह रहा हूँ दूसरी बात कि क्या हो रहा है कि जब अतिक्रमण हटाने की बात होगी तो गाजियाबाद, नोएडा, मयूर विहार, छोटी जगह शादरा के जो छोटे छोटे अतिक्रमण है ना वो हटा देंगे। अभी चलिए ना साउथ एक्स में जगह नहीं है सड़क पर चलने की, कोई फायर ब्रिगेड वहां आ ही नहीं सकती, कोई अतिक्रमण हटा सकता है वहां पर? कोई सरकार रहे। हालांकि हाल 2 के साल दिनों से में ये मैंने सरकार है, 10 एनएफसी साल में से भी एक बिल्डिंग गिरते हुए देखी और मैं भी दंग थी देखकर आप खान कि मार्केट पौष चले इलाकों जाइए। में अभी भी जो आपने है कहा ना अतिक्रमण गिराने की कार्रवाई अगर हो रही है। मैं इस पे थोड़ा खान सर वाली आप एक खान मार्केट कोचिंग चले से जाइए, मैं सीरियस नोट पे सर, बता मैं- रहा हूँ कि खान मार्केट की जो बीच वाली गैलरी वो है सड़क, उस पर सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और उस सड़क पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती अंदर। नहीं, यदि वहां पर आग मैं लग एक और जाएगी, लाइन कह देता हूँ, जरूरी लेकिन लाइन कोई है। कर सकता है उसके खिलाफ? आप अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो एक पार्किंग का लाखों रुपया आप देते दे रहे हैं हाँ। और वो जो सेक्टर में जो सेक्टर की सड़क को कब्जा करके और 2 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी खड़ा किए हुए है, कौन उस पर पूछता है? वही तो कह रहा हूं। अंदर उसके एक गाड़ी खड़ी है, बाहर जो 5 गाड़ी चार है, गाड़ी खड़ी क्या है। उसकी अथॉरिटी वसूली कर रही है? क्या उस पैसे से कुछ काम चल रहा है? अभी कल मैं खबर देख रहा ये था कि वसूली नोएडा तो में- होती है हर रेस्टोरेंट, ऐसी जितनी भी रेस्टोरेंट लेन होगी उसके बाहर जो है नहीं, अनऑथराइज वो पार्किंग तो है unauthorized parking और हो, उसके बाद भाई फिर हो। वहां वसूली भी मैं तो होती कह है। रहा हूं जो घर जिनके बने हैं बड़े बड़े, वो अपने घर के बाहर जो पार्किंग जगह रखते ही हैं वो नहीं है पार्किंग वहां। कौन सी है? कौन सी है? आप किसी के घर जाइए तो आप उसके घर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं। ये मतलब मैं बार बार एक शब्द कह रहा हूं, सिस्टमेटिक फेल्योर। हाँ, असली जब बात तक वो है। इस सिस्टमेटिक फेल्योर को दुरुस्त करने की बात नहीं की जाएगी, कोई अधिकारी, कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई नेता उतने भर में बात करके खत्म हो जाएगी, जो हर बार होता है। ये 20 खान साल सर वाली पहले मुश्किल की बात कर लें सर, वरना एक खबर रह जाएगी। खान सर के फैजल कोचिंग खान सेंटर बोलिए में ना, है? फैजल खान बोलिए ना, जो चलिए आदमी फैजल खान, जमानत फैजल पर है, खान उसको सर की सर कहना नहीं सचमुच जो है ना, जिसके कारण एक दूसरा आदमी जेल गया, जो आदमी जिसकी वजह से ये स्थिति आ गई, उसको सर कहना ये ठीक नहीं है। मतलब मैं तो इसको कतई ठीक नहीं मानता हूं। फैजल खान बोलिए। तो फैजल खान के कोचिंग सेंटर के फायर डिपार्टमेंट ने दूसरी बार जांच की और इस बार भी कई कमियां पाई गई हैं और पिछली बार जांच के बाद कुछ सुधार जरूर किए गए, लेकिन वो नाकाफी हैं। कोचिंग सेंटर में फायर स्टीयरिंग का जो पूरा निर्माण है वो अधूरा है। स्प्रिंकलर डिटेक्टर सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं है। कोचिंग सेंटर को 10 दिन का समय और दिया गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि मानक पूरे नहीं होने पर नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। आपकी जो बात थी वो तो उसमें आ ही गई। 10 दिन का वक्त और है। समीर जी, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना। अच्छा, ये कोचिंग सेंटर वाले अपना काम छोड़कर बाकी दुनियादारी की हर बात पर जो है बात नहीं, करते हैं। कायदे से कोचिंग सेंटर ये जितने हैं, एक सेकंड में, कायदे से जितने कोचिंग सेंटर हैं इन सबका जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। विदाउट रजिस्ट्रेशन भी कोचिंग सेंटर काम कर रहे हैं और इनको व्यवसायिक गतिविधि मान करके सरकार को उस अनुसार इनको ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स का क्या होगा? ये तो रजिस्टर्ड तो होंगे ही मेरे ख्याल से। नहीं, नहीं, बहुत सारे मैं ऐसे ये भी कह रही हूँ होते हैं सर, जो स्टूडेंट का registered क्या नहीं होगा? होते। मुझे Registration से क्या ब्रेक के होता लिए जाना है। स्टूडेंट्स का क्या होगा? आज ये कोचिंग सेंटर बंद हो गया, स्टूडेंट्स का क्या होगा? नहीं बोले स्टूडेंट ठीक है, 7 दिन घर से पढ़े, आप ऑनलाइन क्लासेस करो, लेकिन व्यवस्था को सुनिश्चित तो करना पड़ेगी ना। स्टूडेंट को भविष्य को देखते हुए अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, फर्क कहीं दूसरी जगह घटना घट जाएगी, सरकार के ऊपर आरोप लगेगा। 15 दिन महीने पर कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क फ्रॉम होम किया जाए, कोचिंग क्लासेस घर से चले, जूम पर उनकी आप पढ़ाई करो, लेकिन इसके एक बार का सॉल्यूशन निकलना जरूरी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये होना चाहिए। आप दिल्ली में अगर आप जाओगे तो अभी भी आपको 60-70% इंस्टीट्यूट ऐसे मिलेंगे जो पूरी तरीके से मानक को फॉलो नहीं करते होंगे। पानी का निकलने का अरेंजमेंट नहीं होगा, फायर के इक्विपमेंट्स होंगे, सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, वहां पर एसी फ्रीज का एसी कहाँ लगता है, पानी पीने के पानी का प्रॉपर नहीं होगा। अब आप चेक करने जाओ तो 80% इंस्टीट्यूट इसमें आएंगे। तो सरकार को मुझे लगता है कि युद्ध स्तर पर तैयारी करना चाहिए। आप होटल को करीजिए, मालवीय नगर में जो घटना घटी, आप सारे होटल, पहाड़गंज के होटल हो, बड़े 5 स्टार होटल हो, सारे होटल की चेकिंग कीजिए, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट की चेकिंग कीजिए, सारे आप मैं तो कह रही हूँ हॉस्पिटल की सर, चेकिंग कीजिए, प्राइवेट। ये समीर जी, मैं कह रहा हूं कि यही जो फैजल खान की कोचिंग है, जरा इसी का फुल फ्रेम वीडियो देख लीजिए ना। इसमें पूरा कुछ बाहर हो तक जाए बना हुआ तो है। किधर से आदमी निकलेगा, कहां से जाएगा, जरा देखिए किस तरह से किया गया हुआ है। पूरा और अतिक्रमण ऐसे दिख रहा सारे, है। मैं सिर्फ इस कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ उदाहरण के लिए सामने जो दिख रही है वीडियो देखकर मुझे लगा मुखर्जी नगर ऐसे में चले कौन सी व्यवस्था उसी की बात मैं कर रही थी। मुखर्जी नगर, वो सारे ऐसे हम ही। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पटना होगा। जंक्शन के पास आप चले जाइए, पटना जंक्शन को क्रॉस करने के लिए आदमी को पसीने छूट जाएंगे वहां पे, क्योंकि एक सबने छोटा सा अतिक्रमण ब्रेक। कर रखा है। अतिक्रमण। अरे हनुमान मंदिर के सामने पूरा अतिक्रमण है। पूरा अतिक्रमण किया हुआ। ये बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के। मिडिल ईस्ट में फिलहाल बारूदी बवंडर तो बंद है, लेकिन क्या ये तूफान
से पहले की शांति है? ईरान और अमेरिका बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या यह बातचीत ठोस नतीजे तक पहुंचेगी? स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में लंबी बातचीत चल रही है और ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उच्च स्तरीय वार्ता में जेडी वेंस ने ईरान के डेलीगेशन से चर्चा की, जिसका नेतृत्व गालिबफ ने और अब्बास अरागची ने किया। कतर और पाकिस्तान ने भी मध्यस्थता में मदद की। अभी टेक्निकल लेवल पर वार्ता चल रही है, बड़े नेता वापस जा चुके हैं। जेडी वेंस अमेरिका लौट गए हैं और ईरानी डेलीगेशन भी ओमान चला गया है। इधर अमेरिका ने ईरानी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल की बिक्री पर लगा प्रतिबंध अस्थायी तौर पर हटा लिया है। 60 दिनों तक के लिए यह बैन हटाया गया है। वेंस ने कहा है कि ईरान IAEA के इंस्पेक्टर्स को अपने देश में एंट्री देगा ताकि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई प्लांट को मेरे ख्याल प्लांट ही कहना चाह रहे हैं, प्लांट को मॉनिटर कर सके। जबकि ईरान ने यह कहा है कि परमाणु मुद्दे पर तो बस नाम मात्र की चर्चा हुई है। अब तीसरा पक्ष जो इजराइल का है वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो लेबनान पर बमों की बारिश तेज कर चुका है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहे हैं, जो इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। लेकिन ये बात ईरान को रास नहीं आ रही है। वो ये साफ कह चुका है कि अगर लेबनान पर हमला जारी रहा तो समझौता बिगड़ सकता है। ट्रंप की एक नई धमकी भी आई है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अगर समझौते से जरा भी लेफ्ट राइट किया तो मैं वो करूंगा जो मैंने ठान रखा है। एक और धमकी है ट्रंप की, ये भी सुनिए। If Iran doesn't live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have to do. Mr. War with Iran could cause a worldwide depression, as you noted, Mr. President. Are you willing to risk economic catastrophe and strike Iran again? Well, not the way I'm doing it. It's not going to cause depression. The strait is totally open. You know that, and we're negotiating. We'll see how that all goes, but. We have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never, ever have a nuclear weapon. अब डोनाल्ड ट्रंप को तो धमकी देने की आदत है और वो धमकी देते हैं, लेकिन ये धमकी क्या कोई बड़े यू टर्न की तरफ बढ़ जाएगी विजय जी, या फिर ये केवल एक धमकी भर है? ये वही दबाव है जो वो लगातार ईरान पर मौखिक तौर पर बना रहे हैं। नहीं, बड़े उसमें नहीं बदलेगी, लेकिन स्पीड ब्रेकर के तौर पे तो काम करती है ना। बार बार जो चल रहा होता है, लगता है पूरी दुनिया को कि अब समझौता हो जाएगा, अब ख़त्म हो जाएगी बात, अब ठीक हो जाएगा, उसी समय वो एक नई धमकी दे देते हैं। कल परसों भी ऐसा ही हुआ था, जब होने ही वाली थी बातचीत ख़त्म तो वो हुआ, और फिर वो नाराज़ भी हो रहे होंगे। कल जैसे ईरान ने जेडी वेंस साहब के साथ बिहेव किया, उससे भी उनको झटका लगा होगा। लेबनान को लेकर इजराइल जिस तरह से सुन ही नहीं रहा बात उनकी, वो भी उनको परेशान कर रहा है। लेकिन जो बात रोज़ाना हम लोग करते हैं कि रास्ता तो आपने पकड़ लिया, लेकिन इतने स्पीड ब्रेकर हर दिन लगाते हैं कि वो गाड़ी किसी भी दिन टर्न भी हो सकती है, उलट भी सकती है, लेकिन उल्टे ना तब भी उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। तो जहां आप संधि के लिए, समझौते के लिए पहुंचने वाले हैं, वो समय लगातार दूर होता जा रहा है। और जैसे ईरान ने भी अभी कहा है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, न्यूक्लियर प्लांट को लेकर, तो उससे क्या होगा? उसका मतलब ही है कि भाई ईरान भी तैयार नहीं है, इजराइल भी तैयार नहीं है, तो अमेरिका किसके साथ समझौता कर रहा है? इसलिए वो केवल धमकी देकर ये कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को भी लगता होगा खराब, ह्यूमिलेशन फील होता होगा कि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, तो वो धमकी दे रहे हैं। लेकिन गाड़ी की, मुझे लगता है स्पीड ब्रेकर के तौर पे उनकी धमकियां ज़्यादा काम में आती हैं। कुछ बहुत बड़ा नहीं होने वाला, कुछ कॉन्क्रीट नहीं होता, कॉन्क्रीट उससे नहीं होता जी सर। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे, मतलब आप विद्वजनों की राय हो सकता है अलग हो, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे गाड़ी चल रही है और एक कोई बुजुर्गवार बड़ 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 बोलते चले जा रहे हैं और गाड़ी चल रही है। भाई वार्ता अपनी जगह चल रही है, जो कुछ होना है वो अपनी जगह हो रहा है, और एक आदमी जो लगातार बोले जा रहा है, न तो उससे गाड़ी की स्पीड पर फर्क पड़ने वाला है, न तो गाड़ी के मुड़ने का है, जो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। और वो जो बड़बड़ाहट भी है वो भी सिर्फ इसलिए कि लोगों को लगे कि नहीं ये आदमी बहुत मतलब कंसर्न है या बता रहा है, या ट्रंप की हालत वही हो गई। ट्रंप के कहे से मतलब चूंकि उनको पता है ना, जब आप एक बार बैक कर, नहीं फूफा जी नहीं कहेंगे, फूफा जी भी एक बार जब आप बैक कर जाते हैं ना, तो फिर आप समझौता मानते हैं, आपसे चिल्लाते रहते, अच्छा नहीं ये कर दूंगा ये कर दूंगा, वो वही करना है और करना वही है जो कुछ तय है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बाधा है, और दुनिया के लिए बड़ा शानदार अवसर आ रहा है, क्योंकि ये रिकंस्ट्रक्शन एक ईरान का शुरू होगा, दुनिया के लोगों की एक्सेस ईरान में शुरू होगी, ईरान के साथ लोगों के ट्रेड शुरू होंगे, भारत के लिए चाबहार का पोर्ट खुलेगा,
ईरान के साथ साथ दुनिया के लिए जो पूरा पश्चिम एशिया है और ईरान का ऑयल मार्केट खुलेगा। तो एक तरह से कहें कि अगले 3 से 6 महीने में दुनिया के लिए इकोनॉमिकली और ट्रेड के तौर पर बहुत शानदार अवसर मिलने वाले हैं, मुझे ऐसा ही दिखता है। खबर भी उसी से जुड़ी हुई है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज पूरी तरह से खुल गया है। ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन टेंशन पूरी तरह से खत्म हो गई है, इस पर एक डाउट बना हुआ है। ईरान कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हॉर्मुज को तो हम ही कंट्रोल करेंगे। सुनिए ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर गालिबफ ने क्या कहा। अब एक तरफ खबर यह भी है कि ईरानी ऑयल पर से सैंक्शन हटा तो वो पूरी दुनिया में अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट करने का जो रास्ता है वो तो हॉर्मुज स्ट्रेट ही है, जिससे ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये खुल चुका है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हमारी शर्तों पर ये खुला है। समीर जी, अब ये या तो खुला है या तो बंद है, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। नहीं, बहुत स्पष्ट ईरान ने कहा है कि समझौता हुआ है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब पहले जैसा नहीं रहेगा, वो हमारी शर्तों पर होगा और हम नई शर्तें इसके लिए तय करेंगे। क्या शर्तें होंगी ये अभी ईरान ने नहीं बताया। लेकिन इंटरनेशनल वाटर में लॉ केवल ईरान का क्यों चलेगा? नहीं, ये बात ठीक है ना, लेकिन जिस तरीके से ईरान को नुकसान हुआ और ईरान को लगता है कि भाई ये एक कमजोर नस है, इसको हम दबाएंगे तो पूरी दुनिया इसमें झुकेगी और यहाँ पर हमारा कंट्रोल रहेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो ईरान से प्रोमिसेस किए गए या जो कहा गया ईरान से, क्या वो सारी बातें अगर पूरी होगी तो ये कहा जा सकता है ईरान से कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखोगे। अगर फिर से इजराइल लेबनान पर हमला करता है और इजराइल और तरीके से अगर इसको पूरे शांति वार्ता को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है अपने विस्तारवादी दृष्टिकोण को देखते हुए, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ईरान आने वाले दिनों में ये कहे कि भाई इजराइल और इस समझौते को फॉलो नहीं कर रहा है जो हमारा अमेरिका के बीच में हुआ है, और अमेरिका इजराइल को रोक नहीं रहा है, तो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर रोकने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अभी शुरुआती दौर है। अभी मुझे लगता है कम से कम 30 दिन देखना पड़ेगा कि दोनों देश, जो अमेरिका ने वादा किया वो उसे निभा रहा है, जो ईरान ने वादा किया है वो उसे निभा रहा है कि नहीं, और जब दोनों के वादे पूरे होंगे तब मुझे लगता है कि स्थितियां नॉर्मल होना शुरू होगी। लेकिन इजराइल ये पूरी कोशिश करेगा कि ईरान पहले जैसा न बने, ईरान ट्रेड में ना आए, ईरान का तेल दुनिया न खरीदे, ईरान का व्यापार दुनिया में ना हो, क्योंकि ईरान जितना मजबूत बनेगा इजराइल के लिए इतना हमेशा संकट बना रहेगा। तो ईरान की पूरी कोशिश होगी कि बातचीत जो है, ये वार्ता है और जो समझौता हुआ ये पटरी से उतरे और फिर अमेरिका के साथ मिलकर मैं ईरान पर हमला करूं। अब ईरान को इसमें संयम बरतना होगा। ईरान को देखना होगा कि अमेरिका ने आपसे समझौता किया है, दुनिया आपके साथ है, तो अब आप संयम का परिचय दें और कोई ऐसा काम न करे कि जिससे फिर ईरान एक बार लंबे नुकसान के अंदर चले जाए। सर, ये तो ईरान में अमेरिका की एंट्री की संधि है, इसलिए अब ईरान को, अमेरिका को रोक ही नहीं सकता इजराइल। ये तो उसी की बात कर रहा हूं मैं, बार बार जो आप कह रहे हैं ना, ये बात में इसको हम लोग, चूंकि अमेरिका ट्रंप वो कमजोर हुआ, उसकी जो चाहता था नहीं कर पाए, दुरुस्त बात है, लेकिन जिस दिन वो एंटर करेंगे तेहरान की टेरिटरी में, या और एंटर मतलब कोई सेना नहीं जाएगी, सेना नहीं, और दूसरा उसके आगे समझिए, ईरान की कंपनियों को अभी दुनिया की जरूरत के लिए तेल रिफाइन करके एक्सपोर्ट करने के लिए किसकी जरूरत है? जो एडवांस एज टेक्नोलॉजी है उसकी जरूरत है। अभी ईरान सिर्फ और सिर्फ चाइना को तेल बेचता है, कुछ दूसरे छिटपुट देशों को बेचता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये मैकेनिज्म नहीं चलेगा कि आप उसका टैक्स लगा दें या फी लगा दें। मान लीजिए लगाते, तो फिर क्या होगा? ईरान कहेगा कि हमारे यहां का तेल आप लेंगे तो फी वेवर हो गया। आप इसको समझिए, ये मैकेनिज्म सेट होगा। और ट्रेड में कभी भी इस तरह की चीजें नहीं होती कि एक समय के बाद वो अनवायबल हो जाए, यानी वो मतलब चल ही ना पाए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल है। मैं हर तरह से इसको बहुत बेहतर स्थिति की तरफ देख रहा हूं, और अच्छा है कि एक जो मार्केट है वो वहां मूव करने लगे। ये जो अभी कंट्रीज जिस तरह से बिहेव कर रही हैं, उनकी वजह मार्केट मूव कर। एक और खबर है, ईरान और अमेरिका के बीच ये जो 60 दिनों का कूलिंग पीरियड चल रहा है, दोनों देश अपनी अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठ रहे हैं। क्या पता 60 दिनों में बात ना बने तो फिर से जंग का मैदान चुनना पड़े। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ ने यह साफ किया है कि किसी भी हालत में हम लेबनान का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे और अंत तक नहीं छोड़ेंगे। تمامیت ارضی لبنان رو و حاکمیت ملی لبنان رو بر تمامیت سرزمین خودش انشالله در این گفتگوها به نتیجه نهاییش خواهیم رسوند و تا به نتیجه نهایی نرسه راهاش هم نخواهیم کرد. अब ये जो बात कही जा रही है, ये वो प्रेशर है जो दरअसल अमेरिका पर भी है और इजराइल पर भी है। इजराइल तो ये पहले ही कह चुका है कि हमें इस डील से कोई लेना देना नहीं है और इस प्रेशर का तो से उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है।
अब डील अमेरिका कैसे करेगा इसराइल के साथ, सब उस पर डिपेंड करता है। देखिए, अमेरिका या इजराइल चाहे जो कुछ भी कहे, चुनाव के बाद इजराइल में बदला बदला मौसम होगा, बदले बदले उसके भी स्वर होंगे। मुझे लगता है जब तक चुनाव है तब तक इजराइल के नेताओं के टोन, चाहे वो नेतन्याहू हो या उनके विरोधी हो, दोनों कड़े ही होंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये उनका नेशनल इंटरेस्ट है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को ख़त्म करना। हिजबुल्लाह जो है वो प्रॉक्सी है, हूती प्रॉक्सी है, हमास प्रॉक्सी है, उन सबको ईरान जो है वो मदद करता है। कोई भी देश नहीं चाहेगा, क्या भारत चाहेगा क्या कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो है या पाकिस्तान के अंदर जो है वैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करें और वो जो है वो भारत के अंदर अटैक करते रहें और हम उनके खिलाफ एक्शन न लें। हमने ऑपरेशन सिंदूर तो इसीलिए किया ना, हमने जो है वो बालाकोट इसीलिए किया ना, स्ट्राइक हम लोगों ने इसीलिए किया ताकि हम वहाँ के टेररिस्ट नेटवर्क को ख़त्म कर सकें। इजराइल वही लेबनान के अंदर कर रहा है। कल जाकर के लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह जो पैरेलल सरकार चला रहा है, यदि वो नहीं करता जी, तो इजराइल को वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात है, ग्रेटर इजराइल एक इजराइल का सपना है, वो लेबनान में जाकर के पूरा होता है। हमास और का जो टेरिटरी है वो अपने पूरी तरह कब्जे में लेना, फिर जो है वो लेबनान के कुछ हिस्से को लेना, गोलन हाइट्स वगैरह वो पहले ही कब्जा कर चुका है। तो वो ज़रूर चाहेगा कि अपने राष्ट्रीय हितों के लिए वो अमेरिका से साथ जो है वो संबंध बनाए रखे, लेकिन यदि अमेरिका नहीं भी साथ देता है तब भी वो, यदि उसकी कुव्वत है तो कि वो अपने बल पर कर सके तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और चूंकि ज्यूज लॉबी अमेरिका के अंदर इतना ताकतवर है कि चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको कहीं ना कहीं एक समय पर इजराइल के साथ खड़ा होना उनकी मजबूरी बन जाती है। दूसरी बात, दुनिया के ये जितने कंट्री हैं, यूरोप के या अमेरिका के, वो कहें या ना कहें, इस्लामिक टेररिज्म उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल ठीक। और उस इस्लामिक टेररिज्म के लिए जो मॉडरेट आप इस्लाम देख रहे हैं, वो आज आपके समय जो है वो सऊदी अरब के अंदर इमर्ज करके आ रहा है मॉडरेट इस्लाम। जबकि एक वक्त था जब सऊदी अरब ही पूरी दुनिया में इस्लाम को, रेडिकल इस्लाम को एक्सपोर्ट किया था, और वो भारत के अंदर भी किया था। और आज के दिन में यूएई यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर हमारे 40 लाख भारतीय रहते हैं। जैसे लगता है कि भारत और यूएई के अंदर एक दूसरा भारत आकर के खड़ा हुआ है, वहाँ पर मंदिर बन रहे हैं, तो वो भी एक मॉडरेट इस्लाम की तरफ जा रहा है। तो ये बात भी सही है कि उनसे लड़ने के लिए एक ताकत उनको उस खाड़ी रीजन में चाहिए जो हमास, हूती, हिजबुल्लाह कंट्रोल, और वो काम सिर्फ और सिर्फ वहाँ इजराइल कर सकता है। इनको मारने के लिए सऊदी अरब नहीं आएगा, इनको मारने के लिए यूएई नहीं आएगा, इनको मारने के लिए कोई और नहीं आएगा, क्योंकि तब इनके बीच में आपस में युद्ध छिड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इनको कंट्रोल करने के लिए भी इजराइल की उनको जरूरत पड़ेगी। इजराइल जितना ताकतवर होगा अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए, वो एक प्रकार का जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है वही आखिर तक जा सकता है। वही इसलिए गलीबफ कह रहे थे कि अंत के अंत तक वो इस मसले को लेकर जाएंगे, और वही पीएम बेंजामिन नेतन्याहू वो कह रहे हैं, उन्होंने साफ किया है कि लेबनान पर हमला तो रुकेगा नहीं, वो जारी रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक कि इजराइल का मकसद पूरा नहीं हो जाता। इजरायली पीएम ने कहा है कि उन्होंने आईडीएफ को पूरी छूट दे रखी है। ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחוריהם, העם כולו עומד מאחוריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה. अब ये जो बात बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, विजय जी इस पर आपकी टिप्पणी। अभी जो बात प्रोफेसर साहब ने कही, वो दिशा तो वही है ना, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा वही अंत तक लड़ाई लड़ सकता है, और इजराइल इस लड़ाई को लड़ने के लिए इसलिए तैयार है, फिर चाहे वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू हो या कोई और दूसरा पीएम भी आकर क्यों ना बैठ जाए।
एंटी ईरान पॉलिसी उनकी तय है। इसमें एक चीज सिर्फ जोड़ दूं, विजय जी बोले हैं, ईरान भी अच्छी तरीके से जानता है कि वो इजराइल के साथ नहीं लड़ सकता है डायरेक्ट। वो अपनी मिसाइलों से थोड़ी बहुत क्षति उसको कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा वो उसको नहीं नुकसान पहुंचा सकता। जबकि लेबनान के अंदर टेरिटोरियल गेन रोज का रोज इजराइल कर रहा है। तो ये मैं एक लिमिटेड बात कर देना चाहता था, इसलिए वो अमेरिका का साथ लेना चाहता है ईरान की, उसको रुकवाए। इस पर विजय जी आपकी टिप्पणी। देखिए, इजराइल के लिए ये कहना बिल्कुल ठीक है कि नेतन्याहू हो, कोई भी हो प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पर सरकार बदल भी जाएगी तो भी उनका रुख बदलेगा नहीं। वो ईरान के खिलाफ खड़े रहेंगे, ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और ईरान का मतलब नहीं है वो जो प्रॉक्सी वार जिसे आप कहते हो, हुतीस को लेकर कहें, हमास को लेकर कहें, और लोगों के लिए लेकर कहें, तो वो वहाँ पर चल रही है। और वो लड़ाई को लड़ते लड़ते क्या कर रहे हैं कि टेरिटोरियल जो एक्सपेंशन है ना, वो लगातार करते जा रहे हैं। आप कितना भी कहते रहे, सुनते रहे, ट्रम्प साहब कह रहे हैं, फलाना कह रहे हैं, 2000 स्क्वायर किलोमीटर सर तो कब्जा वो कर लगातार करते जा रहे हैं। और वो ये देख रहे हैं कि जितना समय तक ये होगा उसके, मैं बताऊं आपको कि मुझे जो लगता है कि समझौता हो भी गया ईरान और अमेरिका के बीच में, तब भी जितना समय मिलेगा वो उतने समय तक लेबनान पर अपना आईडीएफ को खुली छूट का मतलब ये है कि आप अपना दायरा बढ़ाते जाते भी कुछ कब्जा कर जाओ। तो वो उस स्थिति में वो है, और उनका रवैया ये हमेशा ही रहने वाला। कोई इसमें नेतन्याहू को, मतलब अभी वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको ताकत इस बात की मिलती है, क्रेडिट भी उसका मिलता है, लेकिन वहाँ का देश का बिहेवियर जो है वो इसी तरह है। एक अच्छी खबर यह है कि ईरान को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने ईरान के तेल सेक्टर पर लगे हुए प्रतिबंध को अस्थायी तौर पर हटा लिया है। अब ईरान 60 दिन तक यानी कि 21 अगस्त तक कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच सकेगा। ईरान पेमेंट भी अमेरिकी डॉलर में ले सकता है। 2019 से जारी प्रतिबंधों के बीच ईरान के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। और ये राहत केवल ईरान के लिए नहीं है, वो तमाम देश जो ईरान से तेल खरीदना चाहते हैं, जिसमें भारत भी है, वो भी ईरान से कच्चा तेल खरीद सकता है। अभी भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से ले रहा है। 2019 में ईरान पर प्रतिबंध लगने से पहले तक भारत ईरान से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता था। और जहां तक तेल की गुणवत्ता की बात है, तो जो रूसी तेल है, रूसी तेल के मुकाबले ईरानी तेल ज्यादा बेहतर है। वो कम गाढ़ा है, आसानी से रिफाइन होता है, कॉस्ट सेविंग है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सुमीर जी इसमें आपका बचता है। तो भारत के लिए हम कहें कि कम से कम पेट्रोलियम कंपनियों के लिए बहुत बड़ी राहत आने वाली है। निश्चित रूप से एक बड़ी राहत है भारत सरकार के लिए कि पेट्रोल मतलब तेल वहाँ से वो खरीद सकता है। इसके अलावा तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट भारत वहाँ पर कर सकता है। और भारत लगातार इस बात की कोशिश कर रहा था कि मामला निपटे, दुनिया के हित में, भारत के हित में होगा। प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार कह रहे थे कि भाई ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय। प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि मामला जल्दी निपटे। और मुझे लगता है कि अब भारत के लिए एक नई पहल होगी कि वहाँ से भारत तेल लेगा। हालांकि भारत तमाम देशों से तेल ले रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान से भारत के पास आएगा, तमाम जगह से आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब भारत की कंपनी को भी एक मौका मिलेगा वहाँ जाने का। तो क्या सिर्फ भारत तेल लेगा या भारत की बड़ी कंपनियां वहाँ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत को एक मौका मिला कि जो बड़ी कंपनीज है भारत की, वो वहाँ किसी तरीके से बिजनेस करने के लिए जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। एक और खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगले प्रधानमंत्री के चुने जाने तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन पिछले 10 साल में कीर स्टार्मर छठे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। 2016 के बाद ब्रिटेन में कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनाक और अब कीर स्टार्मर, इन्होंने भी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां की संसदीय व्यवस्था। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उनकी अपनी पार्टी के सांसदों का समर्थन बना रहता है। अगर सांसदों को लगता है कि नेता की गिरती लोकप्रियता उनके अपने चुनावी भविष्य को नुकसान पहुंचाएगी, तो बिना आम चुनाव कराए ही वो नेता को बदल देते हैं और बदल रहे हैं। कीर स्टार्मर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्टार्मर के खिलाफ 100 से ज्यादा सांसद विरोध में थे और इसके बाद उन्हें इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा। Decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September.
I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power. ट्रंप ने कीव स्टार्मर पर इस पे तंज भी किया है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है हर्षवर्धन जी, कोई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा, वहां पे सांसदों को कोई अपना प्रधानमंत्री पसंद नहीं आ पा रहा, ये क्या हो रहा है? नहीं, मसला दरअसल वहाँ बहुत गंभीर है। ब्रिटेन दुनिया में एक तरह से कहें कि सबको गुलाम बनाकर, कॉलोनी बनाकर जो एक कब्जा करके पहले उसने बरसों बरस, और भारत का तो पता नहीं कितने लाख ट्रिलियन रुपए कितनी संपत्ति वो लेकर गया है। उसके बाद उसने क्या किया कि एक अमेरिका के साथ एक गठजोड़ बना लिया, यूरोप उसके साथ साझेदार हो गया। अब अगर इसको ध्यान से देखें, ये सिर्फ ब्रिटेन की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको ब्रिटेन की प्रॉब्लम के तौर पर देखेंगे, आपको लगेगा अच्छा चुनाव में कोई जीतता है फिर पार्टी में ही बदलना पड़ता है, प्रधानमंत्री बदल जाए, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन कोलैप्स कर रहा है, इकोनॉमिकली दे आर नॉट सस्टेनेबल। उनका जो मॉडल है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ब्रिटेन की कोई भी बड़ी कंपनी आज की तारीख में नहीं जिसका कोई एक प्रोडक्ट दुनिया पर राज कर रहा हो। यूरोप के साथ उनके रिश्ते खत्म हो गए, ब्रेक्सिट के बाद वो और कमजोर होते चले गए। अमेरिका के वो अलाई नहीं रह गए। जब इसको आप देखेंगे तो ब्रिटेन अपने तौर पर खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। और जब हम इसको और थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन करें, विस्तार करें, तो आपको साफ दिखता है ब्रिटेन कमजोर हो रहा है, यूरोपीय यूनियन के देश कमजोर हो रहे हैं, अमेरिका के पराभव की पटकथा लिखी जा रही है। इसको आप सिर्फ आइसोलेशन में मत देखिए, जब आप ये देखेंगे तब समझ में आएगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ वर्ल्ड का जो पावर मैप है वो शिफ्ट कर रहा है। तो इसको सिर्फ ब्रिटेन के किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी नेता के तौर पर नहीं देखना। बड़ी मेजोरिटी के साथ चुनाव जिता के लाए थे, अभी 403 उनको एमपीज मिले थे। कोई ऐसा नहीं है कि कमजोर तरीके से रहे, लेकिन आप ये भी देखेंगे यूरोप के अंदर आप दो ट्रेंड देखने को मिला है। एक तो कि बहुत जगह कोएलिशन की सरकारें जहां पर रही हैं वहां कई बार आपको दिखा होगा कि जो प्रधानमंत्री का काल है 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने इस प्रकार का रहा है। और यही कारण था कि एक समय फ्रांस भी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ शिफ्ट कर गया ताकि स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। तो ब्रिटेन के अंदर, चूंकि ब्रिटेन अपने मानता है कि दुनिया में जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है उसको एक्सपोर्ट, उसकी वो मदर है, उनकी है, वो मदर है उसमें, तो इसलिए उससे वो शिफ्ट नहीं कर रहा है। नहीं तो स्थिति यही है। लेकिन मजेदार बात, अच्छी बात यह है कि वहां पर ये जो जोड़ तोड़ जितना होता है ना हमारे यहाँ, उस प्रकार की वो चीजें वहां पर नहीं होती हैं। आराम से सब जैसे ही विरोध होता है प्रधानमंत्री हट जाते हैं। आपने ऋषि सुनक को देखा होगा कि कभी लगता नहीं था कि इतना जल्दी उनको। पुरानी बात होगी कि ऋषि सुनक उसके बाद और बदल गए, इतनी जल्दी बदलते, इतनी जल्दी बदले, बिल्कुल दो बदल चुके। अब बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां ममता की पार्टी में बगावत और उनकी मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी तक तो ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी छीनने की नौबत आ गई है। टीएमसी का सारा पैसा भी ममता के हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है। बागी गुट ने ममता बनर्जी को टीएमसी के चेयरमैन पद से हटा दिया। अभिषेक बनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया। अरूप रॉय को टीएमसी का नया चेयरमैन और पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। 4 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष बनाया गया है। महासचिव की जिम्मेदारी किसे दी गई? जावेद अहमद खान, विप्लव मित्रा, ऋतप्रद बैनर्जी और संदीपन साहा। कल बागी गुट ने कोलकाता के न्यू टाउन में एक होटल में सीक्रेट मीटिंग बुलाई थी। इस दौरान मंच पर जो पोस्टर लगा उस पर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं। इस पोस्टर में ममता बनर्जी की तस्वीर गायब है। गांधी जी हैं, अंबेडकर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, नीचे एक और जो आपको टोपी से दिखाई दे रही है वो नसरुल इस्लाम जी हैं। हम कॉम्बिनेशन बड़ा शानदार बनाया है। बस ममता बनर्जी इस तस्वीर में नहीं है, लेकिन टीएमसी का चुनाव चिन्ह यानी कि फूल का जोड़ा वाला चुनाव चिन्ह जरूर है। अब बैठक में बागी गुट के विधायकों के अलावा 70 पूर्व पार्षद, पूर्व मंत्री शामिल थे। मीटिंग में मौजूद सभी विधायक, पार्षद और नेताओं से लीगल डॉक्यूमेंट पर बकायदा साइन करवाया गया, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस पर दावा करने के लिए ऋतप्रद बैनर्जी ने कानूनी रास्ता भी अख्तियार कर लिया है या आने वाले दिनों में कर सकते हैं। इस बीच बागियों से ममता बनर्जी की लड़ाई ये भी चल रही है। ऋतव्रत की चाल को नाकाम करने के लिए ममता बनर्जी ने देर रात चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। ममता बनर्जी ने रिवाइज्ड नेशनल वर्किंग कमेटी और पार्टी के दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की सारी जानकारी मेल के जरिए आयोग को भेज दी। इसमें चेयरपर्सन के तौर पर उनका नाम है, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अभिषेक बनर्जी का नाम है। बागियों का फिर से कहना है कि वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी उनका मार्गदर्शन करते रहे। ऋतव्रत बैनर्जी को आप सुने, वो कह रहे हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें।
श्री अरूप राय जो पहला दिन से 1998 का पहला दिन से जो 138 एफिडेविट हुआ था, हर में अरूप राय जी का सिग्नेचर है। तो अरूप राय जी हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुने गए हैं। इसके सिवाय अरूप राय छोड़ के और 29 लोग, टोटल 30 लोगों को लेकर एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ है। इलेक्शन कमीशन का जो नियम है, उस नियम के तहत हम लोग जो काम किए हैं, हम लोग चाहते हैं दीदी जो मार्गदर्शक का जिम्मेवारी निभाए, हमारा मार्गदर्शन करे। अब ये जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का सबसे बड़ा संकेत तो ये है कि ऋतव्रत बैनर्जी ने कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए ममता बनर्जी को मार्गदर्शन मंडल में डालने के लिए, अभिषेक बैनर्जी का आउट करने के लिए पूरा एक प्लॉट तैयार कर लिया है। लेकिन ममता बनर्जी ने भी अपनी चाल चल दी है। देखिए, ममता बनर्जी एक्सपोज हो गई है। चाल क्या चलेंगी, पार्टी न बचा। एक कहावत है ना, कहावत रहा न कोई कुल रोवन हारा। तो टिमटिमाते आप 2-3 आपके साथ रह गए हैं, सांसद आपके साथ रह गए हैं, 5-6 सांसद आपके पास बचे रहे हैं। इसके अलावा अभी भी आप वही बात कर रही हैं, आपको अपने भतीजे के अलावा किसी पर विश्वास नहीं है। यानी कि ये परिवार का जो जैसे कहते हैं ना कंपनी, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी तृणमूल कांग्रेस, वो एक परिवार की कंपनी थी, ममता बनर्जी की कंपनी थी, जिसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर थे अभिषेक बनर्जी और ममता जी, दोनों मिल करके उसको चला रहे थे। उसमें बहुत सारे लोगों ने आया, बहुत सारे लोगों को सीपीएम से गुरेज था, वो सारे के सारे उस मूवमेंट के साथ आए, सीपीएम को वहाँ से हटा दिया। जब सत्ता में भागीदारी की बात आई तो शुरू में तो उन्होंने ठीक से काम किया, लेकिन बाद में उनके भतीजे ने उनको टेक ओवर कर लिया। सुनते तो वैसे हैं कि जब ममता बनर्जी और उनके भतीजे में लड़ाई होती तो अभिषेक अपने बच्चे को ममता के पास नहीं भेजते थे, वो बड़ा दुखी हो जाती थी। और एक ढंग से जैसे होता है ना, कोई घर का बुजुर्ग सदस्य जो होता है वो झुक जाता है, वैसे वो झुक जाती थी। अभिषेक के सारी जिद के आगे वो झुक जाती थी। और यही कारण है कि अभिषेक ने जितने कुकर्म किए, चाहे वो घोटाला का मामला हो, पैसे का धंधा हो, चाहे उनकी गुंडागर्दी हो, वो सबके साथ कहीं ना कहीं से ममता बनर्जी जानते हुए भी गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधे हुए बैठी रही वहां पे। आज क्या है, आज उनकी पार्टी हाथों से छिटक गई है। कल जाकर के वो जब चुनाव आयोग में जाएंगे तो चुनाव आयोग उनसे जरूर ये बात पूछेगा कि ऐसे समय पर आपने संगठन में फेरबदल किया है, जब आपके हाथ से पार्टी निकल गई है, जब आपके आज से 20 दिन पहले आपके पार्टी के आपके होने का उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, तब ऐसे में आज आप जो बदलाव कर रहे हैं, संगठनात्मक बदलाव करते हैं, उसका क्या मायने रह गया है और उसकी लीगल टेनेसी कितनी रह गई है। मुझे लगता है चुनाव आयोग इन चीजों का संज्ञान लेगा और ममता बनर्जी के हाथ में अब ये पार्टी नहीं रहने वाली है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का करप्शन के खिलाफ भी नॉन स्टॉप अभियान जारी है। नदिया जिले में विधाननगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और टीएमसी के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता की करीबी महिला टीएमसी कार्यकर्ता टीना भौमिक साहा के घर से पुलिस ने करीब 3 किलोग्राम सोना बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको जानकारी दे दें, टीएमसी के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता को हाल ही में जबरन वसूली के केस में गिरफ्तार किया गया था। तो एक खबर ये भी है हर्षवर्धन जी, पार्टी चाह रही है जो अभी भी पार्टी के साथ जुड़े रहना चाह रहे हैं उनके ऊपर भी कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए मीनाक्षी जी, हम लोग तो मतलब सोना बड़ा ज़रूरी होता है। जब भी घर परिवार में शादी होती है, बच्चा कोई जन्म लेता है, किसी को कुछ देना है तो कुछ सोना दे दिया जाए, तो हम लोग तोला में कुछ सोचते हैं। यहाँ किलो में चल रहा है मामला। हम लोग तोला और ग्राम में सोचते हैं ना, यहाँ किलो में मामला चल रहा है। आपकी हैसियत क्या है इस धरती सर, मैं कह रहा हूँ मुझे अपमानित करने कोई और अवसर ले लीजिएगा। अभी तो ये भ्रष्टाचार की बात कीजिए ना, गंभीर मसला। 4 किलो सोना, 3 किलो सोना, मतलब सोना किलो में। और कमाल की बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आप ईमानदारी का ओवरकोट पहने रहिए। वो 4 किलो सोना आपके जैसे लोगों के लिए थोड़े है, विजय जी जैसे लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, समीर जी के लिए नहीं है। जो 4 किलो सोने के लायक है वो बना रहा है, आप ईमानदारी का चोगा पढ़ने रहे हैं। हम बात कर रहे थे अर्जुन जी, 4 किलो सोना होता कितना है? हम लोग तो सोच ही नहीं सकते। सारी जिंदगी निकल जाएगी हर्षवर्धन जी हम सबकी प्रॉपर्टी का।
चलिए बोलिए, बोल लीजिए। अब निरुत्तर कर दिया आप आपने। सामूहिक रूप से बोलेंगे तब भी अब आपने निरुत्तर कर दिया, आप क्या बोलें। लेकिन सचमुच जरा सोचिए कि भारत में राजनीति करने वाले लोगों की धन संपदा, अधिकारियों की धन संपदा कैसे बढ़ती चली जाती है और वो भ्रष्टाचार कितना सामान्य होता चला जाता है। हम सबको दिख रहा होता है कि ये सब हो रहा है, लेकिन न तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सत्ता की वजह से। उम्मीद हम करते हैं कि शुभेंदु अधिकारी कम से कम इस तरह का जो एक लोगों के दिमाग में परसेप्शन है कि कुछ नहीं होने वाला है, उसको बदल। मैं एक बात बताऊं, अभी ये जो यहाँ चर्चा चल रही थी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, आप लोग जो बात कहते हैं, लोग कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं उन बातों को लिखते हैं, उस पर मंथन करते हैं, उस पर सोचते हैं। ये आपकी ईमानदारी और जिम्मेदारी के शब्द हैं जिसकी कमाई आपकी है। और ये जो हो रही है उसका जब खुलासा होता है तो फिर क्या होता है, अब वो तस्वीर दिखाती हूँ। टीएमसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के लोगों में कितना गुस्सा दबा हुआ है वो आप देखें, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कितना गुस्सा दबा हुआ है वो आप देखें। हालांकि ऐसी तस्वीर को और इस तरीके से जो मतलब जिस तरीके से गुस्सा जनता निकालती है, मैं उस तरीके में सहमत नहीं हूँ। किसी के कपड़े फाड़ देना, जूतों की माला पहना देना, दर बदर कर देना किसी को और ऐसे उठक बैठक करवाना, ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन ये बंगाल का कल्चर है सर। ये टीएमसी नेता स्वपन समंता हैं जो गले में जूतों की माला पहने हुए नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचारी के साथ फिर ये हो जाता है वाकई। लेकिन बाकी इस प्रकार की तस्वीरें भ्रष्टाचार के खिलाफ और जगह से नहीं आती। भ्रष्टाचारी सिर्फ बंगाल में ही है क्या, दूसरे राज्यों में नहीं है? मैंने वही कहा, अगर ये व्यवस्था शुरू हो गई अंडे फेंकने की, गले में जूते पहनाने की, तो देश कहाँ जाएगा भाई? कहाँ लोकतंत्र जाएगा? क्या अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? इस पे भी ना फिर लोग अपने निजी खुन्नस और पुलिस कार्रवाई करे। लोग अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए 10 लोग इकट्ठे करोगे, आप किसी को अपराधी घोषित कर दोगे, आप किसी को भ्रष्टाचारी बता दोगे, गले में जूते डाल दोगे, अंडे मारोगे, और मालूम पड़ा वो भ्रष्टाचारी है ही नहीं था। चूंकि आपकी निजी खुन्नस थी, आपने उसको भ्रष्टाचारी बताकर अपने हिसाब चुकता कर लिया किसी और मामले को लेकर। भाई कानून का राज है। शुभेंदु अधिकारी देखें कि इस तरीके से अगर बंगाल में हो रहा है तो बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के राज्य करे आप। अगर वो भ्रष्टाचारी है तो आप उसे गिरफ्तार करें, कार्रवाई करें, कानून के माध्यम से सजा दिलवाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि जनता जज बन जाएगी, जनता जल्लाद बन जाएगी, जनता चौराहे पे उसको हिसाब किताब उसका कर देगी। कल अगर टीएमसी के गुंडे भी इस तरीके से हरकतें करेंगे तो मारपीट, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये बहुत गलत तरीका है, गलत है। पुलिस के पास ले जाकर गिरफ्तार कीजिए। इसी के खिलाफ बंगाल की जनता ने आपको मैंडेट दिया है। जूता पहनाने से, कालिख पोतने से, बनियान फाड़ देने से, पैंट फाड़ देने से किसी का भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। और फिर ये बात हम लोग बार बार कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा कि बदला नहीं होना बदलाव चाहिए, वो बदलाव होता। देखिए दुर्भाग्य से ये वही दिख रहा है जो पिछले 50 सालों से बंगाल में हो रहा था। लेकिन जो इस वक्त महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो क्या बदलाव है या बदला है या क्या है? बगावत तो 100% है। शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने सोमवार को पार्टी विधायकों की मीटिंग बुलाई, लेकिन बैठक में 3 विधायक और 1 एमएलसी नहीं पहुंचे। उद्धव की शिवसेना के पास 20 एमएलए और 6 एमएलसी यानी कि कुल 26 विधायक हैं। सोमवार की मीटिंग में 22 विधायक ही आए। मीटिंग से विधायकों के गायब होने पर उद्धव के पार्टी के नेताओं का कहना यह है कि विधायकों ने पहले ही बता दिया था कि वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उद्धव गुट की मुश्किल यह है कि 9 में से 6 सांसद वो तो शिंदे सेना में शामिल हो गए। उन्होंने भी ये कहा था कि फला काम है और इसलिए हम मीटिंग में नहीं आ पाएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ गए थे। तो अभी 3 विधायक, 1 एमएलसी भी ऐसी ही नदारत है। कल उद्धव की मीटिंग में एमएलसी सुनील शिंदे भी शामिल नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा, साथ ही उद्धव की पार्टी में क्यों टूट हो रही है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री योगेश कदम कुछ कह रहे हैं, सुने। कल के मीटिंग में मैं गैर हाजिर था, इसका मैंने परमिशन दिया था। हमारे जो गठन नेता है उनको मैंने बताया था कि कल के मीटिंग में नहीं रहूँगा, बल्कि अधिवेशन के पहले दिन मैं एब्सेंट हूँ क्योंकि कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए मुझे गांव जाना है। हमारे जो मेरा नेटिव प्लेस है वहाँ हर साल ये दिन हम लोग जाते हैं। कुछ सारे लोक प्रतिनिधि हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके लीडर्स हैं जिनमें बहुत सारा अनरेस्ट है और इस वजह से वही हमारे पास आना चाहते हैं। वही हमें सामने से संपर्क कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें अभी यहाँ पे रहना नहीं है, हमें एकनाथ शिंदे जी के साथ में काम करना है। वो शिवसेना बढ़ा रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं और बाला साहब जी के विचार पे वही चल रहे हैं। और यहाँ पे लीडरशिप जिस तरह से एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पीछे खड़ी होनी चाहिए वैसे खड़ी नहीं रह रही है। तो मेरे ख्याल से ऐसी काफी सारे रीजन है, उस रीजन की वजह से ये हमें उनसे संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ रही, वही हमें संपर्क कर रहे हैं।
अभी हमारे सहयोगी समीर भीसे ने छगन भुजबल जी से भी बात की है। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता हैं विजय जी, और जो उन्होंने कहा वो ये कह रहे हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है ये तो देखा नहीं जा सकता। कोई अगर टूटता है या अलग होता है तो उसके कोई ना कोई कारण तो जरूर होते हैं, ये छगन भुजबल भी कह रहे हैं। छगन भुजबल को तो पता ही होगा कि कुछ कारण होते हैं जिस वजह से वो उधर से इधर से उधर जाते रहे, तो उनकी बात को आपको गंभीरता से लेना चाहिए। वो बोल रहे 1991 में पहली बार में शिवसेना से अलग हुआ था तो 1/3 मेजोरिटी थी, 36 साल बाद 2/3 मेजोरिटी है। कानून कुछ मतलब कानून तो है लेकिन कुछ तो कारण है ना कि लोग टूटते हैं और तो कुछ लोग जुड़ते हैं। ये जो अभी एमएलए साहब कह रहे थे कि भाई हमारे घर पे काम था, गांव में काम था, कभी ऐसा सोचा है कि पार्टी का अध्यक्ष बुलाए, उससे ज्यादा जरूरी काम किसी पॉलिटिक्स में? छगन भुजबल का मजेदार किस्सा है। छगन भुजबल जब चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा, इनको तो टिकट मिल गया अजित पवार की पार्टी से, खुद भी 3 बार पार्टी छोड़ के आए। और फिर उन्होंने अपने बेटे सचिन समीर भुजबल और भतीजे पंकज भुजबल को बुलाया और कहा भाई राजनीति में अपनी अपनी विचारधारा पकड़िए, जहां से आपको टिकट मिलेगा आप उस विचारधारा को मानो और उस पार्टी से चुनाव लड़ो। तो भतीजा, हाँ, और फिर भतीजा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ता है और बेटा कांग्रेस से चुनाव उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ता है। तो एक ही परिवार में 3 पार्टी के रहे, तीनों अपनी मैं उद्धव ठाकरे वाला बता रही हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो गया, ये तो हर जगह हो गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन तो एकनाथ शिंदे ही पार्टी चुनाव चिन्ह सब लेके चले गए। अब और कितने विधायक बचे रह जाएंगे इनके साथ? अब तो कम बचेंगे, और ये जो बच रहे हैं उसमें से आप मतलब वैसे शायद उस तरह की नहीं करेंगे, लेकिन संजय राउत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए। चलिए एक और खबर, मोदी सरकार के मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। जॉर्ज कुरियन ने 9 जून 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली थी और 11 जून 2024 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। एकमात्र ईसाई थे जो मोदी सरकार में मंत्री थे। 21 जून यानी बीता रविवार राज्यसभा कार्यकाल उनका खत्म हुआ, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने उन्हें दूसरे टर्म के लिए राज्यसभा नहीं भेजा है। जॉर्ज कुरियन की गिनती केरल बीजेपी के सीनियर लीडर के तौर पर होती है। हर्षवर्धन जी, चर्चा इस रिजिग्नेशन के बाद ये हो रही है कि अब सरकार अपना कुछ फेरबदल करेगी, कुछ विस्तार करेगी, और अवनीत बिट्टू हैं उनका भी कार्यकाल खत्म होने के नजदीक आ रहा है। नहीं देखिए, क्या डेवलपमेंट अभी हर्ष मल्होत्रा ने भी त्यागपत्र दे दिया है, जॉर्ज कुरियन ने दे दिया। एक तरह से कहें कि जिनको भी कार्यकाल नहीं मिला या जिनको दूसरा पद मिल गया उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार की जो पटकथा है वो पूरी है, बस वो हम लोगों को कब पता चलेगी ये पता चलना है। अब उसमें क्या है कि पेच फंसा हुआ है कि जो सरकार मंत्रिमंडल होगा और जो संगठन यानी केंद्र का संगठन होगा जिसको हम नितिन नवीन जी की पार्टी कहें, तो नवीन प्रयोग के साथ यहां कौन से प्रयोग होंगे वो दोनों जुड़े हुए हैं। तीसरा एक चीज जुड़ी हुई है, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के पद पर पंकज चौधरी को 6 महीने हो चुके हैं और अब तो लखनऊ में पंकज जी के जो नजदीकी पत्रकार हैं वो भी हास्य विनोद का पात्र बन गए हैं। वो रोज बताते हैं कि बस आज पंकज जी भी लौट के आ रहे हैं, अब आज लिस्ट घोषित। कोई कह रहा है कि वो लिस्ट चली तो गई है, दिल्ली में रखा भी गई है, लेकिन घोषित नहीं हो रही। कोई कह रहा है कि नहीं, थोड़ा मजबूती से बात नहीं रख पा रहे हैं इसलिए पूछ ही नहीं पा रहे हैं। काम सब फिट है, पूछ ही नहीं पा रहे हैं कि आज जारी कर दें क्या। तो कुल मिलाकर ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगले ये जो जिसको कहें कि जून महीना खत्म होते होते आपको यूपी की टीम, राष्ट्रीय टीम और कैबिनेट का जब एक्सपेंशन होगा उसकी भी तारीख सामने आ जाएगी। एक और खबर, अच्छा केरल की खबर देखिए, उत्तर प्रदेश केरल में चुनाव खत्म हो गया, कुरियन साहब की क्या जरूरत है? हाँ, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि एक लाइन और जोड़ दूं, उत्तर प्रदेश में एक चर्चा ये भी है कि नितिन नवीन जी के साथ जो लोग युवा मोर्चा में काम किए थे, कहीं ऐसा ना हो कि उस चक्कर में ऐसे लोग आ जाएं जो उसके योग्य नहीं। बोले बड़ी चर्चा है। मतलब आप नवीन साहब को बहुत सीरियसली अध्यक्ष मान रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष हैं सर, मैं बिल्कुल मान रहा हूं सर, अध्यक्ष हैं वो। नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या आप नहीं ऐसा मानते हैं? नहीं, मतलब ये बनाने के लिए, टीम बनाने के साथ। नहीं सर, अरे बिल्कुल टीम बनाने के लिए अध्यक्ष हैं तो बना ही सकते हैं। बीजेपी में राहुल गांधी नहीं होता सर, इसलिए आप तुलना मत ऐसे मत तुलना कीजिए। दूसरी बात कि इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जाने वाला है और अब इसकी आवश्यकता हो गई है कि केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बैठ करके ये तय कर लें कि संगठन में क्या क्या किन किन लोगों को जाना जाए।
और मुझे लगता है कि इसको बहुत गंभीरता, इसको प्रायोरिटी के साथ करना चाहिए। केंद्र में टीम बने उससे पहले मुझे लगता है कि इससे उत्तर प्रदेश में टीम बन जानी चाहिए। ठीक बात है। इसलिए क्योंकि केंद्र में तो ठीक है, एक आध महीना लेट भी हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी सौंपने की अब आवश्यकता आ गई है, प्रभार सौंपने का आ गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुका है। अब इसमें इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं बच गई है। 14 दिसंबर को बने थे। मेरा अपना मानना है कि जब 6 महीने हो गए उनको प्रदेश अध्यक्ष बने, नेतृत्व हो तो उसको कम से कम। और यह उस पार्टी की हालत है जो 24 घंटे 7 दिन काम करती है। उस पार्टी की हालत है कि 6 महीने में अभी तक उत्तर प्रदेश की टीम 40 बार लखनऊ से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कर चुके हैं। एक सूची लेकर जाते हैं, वहां से कुछ नाम जुड़ के आते हैं, प्रदेश के से कुछ नाम और जोड़े जाते हैं, और वो अभी तक फाइनल नहीं कर पा रहे। अब फाइनल हो जाना चाहिए, जो बात रागी जी भी कह रहे हैं, अब नहीं तो कब करेंगे। एक और खबर है, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की एक बयान की बहुत चर्चा हो रही है इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान। अध्यक्ष से बात आगे बढ़ गई है, कैलाश विजयवर्गीय 7 बार के जीते हुए सांसद हैं, तो पंकज सिन्हा अध्यक्ष तो सीरियस ही है। पंकज चौधरी 7 बार का जीतना कोई मामूली बात नहीं है। नहीं वो तो है ही। मैं उसके उनके नेतृत्व पर थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ 40 बार जाकर आए, लेकिन अध्यक्ष तो वही हैं। सर देखिए, मेरे अधिकारों पर अतिक्रमण आप लोग मिलकर ना करें, खबर मुझे बताने दें। इंदौर में कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, आप हमें वोट दें या ना दें, हमारा काम जनता की सेवा करना है। लेकिन इसके बाद जो विजयवर्गीय ने कहा, उस पर आने वाले दिनों में राजनीति होना तय है। आप सुने बयान। यहाँ पर ये सड़क बन रही, मैं देख रहा था, यहाँ पर हिंदू भाई भी रहते हैं, मुसलमान भाई भी रहते हैं, कई मुस्लिम भाई हमको काफिर बोलते हैं। अरे अगर हम काफिर हैं, हमने सड़क बनाई है, तो इसको मत करो भाई। कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा, अब वो जो बात कह रहे हैं, वोट दें चाहे ना दें। ठीक समीर जी, कैलाश बन रही है, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। ये तो अच्छा बयान है कि हिंदू मुसलमान सब इसमें विवादित बयान दें। क्या है? इसमें विवादित तो है नहीं कुछ, इसमें तो कुछ भी विवादित। और ये तो अच्छा कैलाश जी ने कहा, भाई कोई भी हो, कुछ भी हो, सबके लिए बन रही है। भाई आप कहते हैं ना कि हलाल सड़क भी होने चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आप हमें काफिर कहते हैं हिंदुओं को, अगर काफिर हैं, अगर आप हमें मानते हो तो हमारी बनाई हुई सड़क पर आप ना चलें। मीनाक्षी ये हलाल सड़क नहीं है। सड़क हलाल? हाँ भाई, हॉस्पिटल हलाल होता है, दुपट्टा हलाल होता है, बिंदी हलाल होता है, मेडिसिन हलाल होने लगा है। तो ये एक प्रकार का विजयवर्गीय का तंज है मुसलमानों पर कि आप हर मामले में जो इस्लाम काफिर हम लोगों को बोलते हैं, तो हम ही लोगों की बनाई हुई सड़कें हैं, आप मत चलो इस पे। तो एक ढंग से बहुत कटाक्ष राजनीतिक व्यंग है, इसमें कंट्रोवर्सी का तो कोई मामला भी नहीं बनता है। बिल्कुल सही उन्होंने कहा। हर चीज में तुम हलाल ढूंढना शुरू करते हो, कहते हो हलाल का अलग अलग मार्केट डेवलप करना है। हलाल की एक इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी इस देश में है, और वो मुस्लिम इस्लामिक सड़क कोई खाते और पहनते थोड़ी ना है सर। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि दुपट्टा पर नहीं, सड़कें कोई अपने घर से पैसा ला के मकान का हलाल से क्या लेना देना, जनता से सरकार लेकिन हलाल अपार्टमेंट बनता है ना इस देश में, आपको जानकारी है ना। जी 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 जी, दंगल होना तय है या कोई दंगल नहीं होगा? नहीं, अब ये सब न्यू नॉर्मल है, अब इसमें कोई बवान में होता नहीं। और कैलाश विजयवर्गीय तो वैसे भी इससे बयानों के लिए जाने जाते हैं, मतलब तो जो ऐसे जितने ज़्यादा बयान देगा वो भारतीय जनता पार्टी का उतना बड़ा नेता बनेगा। तो इसमें कुछ नया नहीं है, चलता रहेगा। जिस सरकार में 2 अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनको मंत्रालय से निकाल दिया गया, उसके बाद निकाल नहीं दिया गया, उसके बाद आप चर्चा कर रहे हैं, निकाल नहीं दिया, उसमें नहीं है, नहीं है, ये बोलिए। हाँ नहीं है, भाई जीत के नहीं आते हैं तो क्या वोट देने नहीं आ पाएंगे? आप वोट तो देते नहीं है। कम्युनिटी वोट देने के लिए आर्क बिशप का बता रहा हूं, आप इतना नाराज क्यों? हम नाराज नहीं हो रहे, हम तो सिर्फ बता रहे हैं दर्शकों को। मैं भी दर्शकों को आर्क बिशप जो है वो मैंडेट करता है कि ईसाइयों का नेता कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत करो, तो हम तो इसलिए बोलते हैं। अभी तक तो 5 साल तक मंत्री बना रखा था कुरियन साहब को। अरे सर, तो हम तो इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं तो तब याद नहीं था ये बयान? जीत करके नहीं आए हैं, मंत्री बना रखा था ना। तो अच्छी बात है ना कि अपॉर्चुनिटी दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी की। चलिए, आपको तो प्रशंसा करनी चाहिए कि वो वोट नहीं देते हैं, जितवाते नहीं है, इसके बावजूद भी वो बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफा तो प्यार नहीं हो सकता ना सर। आज कहानी कुर्सी को हम इसी नोट पर खत्म करते हैं।
भ्रष्ट बिकाऊ सिस्टम ने कैसे कर दी 15 जिंदगी खत्म। आंखों के आगे जलता हुआ बच्चा, तड़पता हुआ पिता, चीखती हुई मां। लखनऊ में मौत के कोचिंग सेंटर के बाद कैसे नींद से जाग रहा है हत्यारा सिस्टम। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद राजहल में करेंगे इसी खबर पर बात। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी आपका, विजय जी, संगीत रागी जी, सुमीर चौगांवकर जी हमारे साथ कहानी कुर्सी में जुड़ने के लिए।